सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं अखिल भारतीय नारमदीय महिला संगठन मंत्री श्रीमती वर्षा पारे जी को आमंत्रित करती हूँ संचालन के लिए। स्वागत है दीदी। दीदी आपकी आवाज म्यूट है। सॉरी। नर्मदे हर, मैं वर्षा पारे। आज का यह कार्यक्रम अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महिला संगठन के तत्वाधान में बाल संस्कार विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती शकुंतला भारद्वाज जी, जो कि महिला संगठन संरक्षक द्वारा की जा रही है। हमारे बीच अखिल भारतीय नारमदीय ब्राह्मण महिला संगठन के अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे जी भी आई हुई है और महिला संगठन के पदाधिकारी गण वो भी उपस्थित हैं सभी। और आज की मुख्य वक्ता है श्रीमती मीनाक्षी जोशी जी। नमस्कार। तो मैं अभी सबसे पहले श्रीमती सरिता पारे जी को बुलाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वो प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। स्वाति जी को आप प्रार्थना के लिए बोल दीजिए। अच्छी बात है। स्वाति गार्गव, आप कृपया ईश्वर की स्तुति के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत करिए। नर्मदे हर, सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर रही हूँ। सरस्वती महाभाग्ये विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। ओ माँ मेरी आज प्यार से वीणा को वरदान दे, छंद निबंध प्रबंधों वाला वाणी को श्रृंगार दे। ओ माँ मेरी ऐसी ज्योत जगा दे और मैं जन जन का उद्धार हो। गंगा जल की पावनता का रग रग में संचार हो। चारों वेद कंठ पर बैठे वीणा के वरदान से, पूनम वाला चांद चांदनी बाटे यश के दान से। ओ माँ मेरी शब्द शब्द हो अक्षत चंदन, अरुदल को अंगार दे, छंद निबंध प्रबंधों वाला वाणी को श्रृंगार दे। ओ माँ मेरी आज प्यार से वीणा को वरदान दे, छंद निबंध प्रबंधों वाला वाणी को श्रृंगार दे। ओ माँ मेरी। धन्यवाद। बहुत सुंदर स्वाति, बहुत सुंदर स्तुति की तुमने। धन्यवाद दीदी। अब मैं सरिता पारे जी को आमंत्रित करूंगी कि वो कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। नर्मदे हर सभी को। नर्मदे हर सभी को बहुत बहुत प्रणाम, नमन। आज का जो कार्यक्रम है वो हमारा बहुत बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है। कई लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन पहले दिन से या यूँ कहूँ कि ये सब शुरू हुआ उसके बहुत पहले से ये हमारी इसकी जो बाल संस्कार की नींव रखी जा चुकी थी। और भोपाल में हम 2 साल से ये कार्यक्रम कर रहे थे। इंदौर में वीणा जी ने भी सर्वांग कार्यशाला का प्रारंभ किया था। बूंदी में भी महिलाओं ने ऑफलाइन कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग के जो विचार हैं कि हम बच्चों को संस्कारित करें, वो तो हम सोच ही रहे हैं कि कर रहे हैं। साथ में हमारी साथ में आज
मीनाक्षी जी हैं, उनके साथ मिलके हम लोगों ने काफ़ी अच्छा एक सिलेबस बनाया था और उसी के आधार पे हमने बाल संस्कार पाठशाला की सारी योजना बनाई है। तो इसलिए आज हमने सोचा कि मीनाक्षी जी से अच्छा वक्ता और हमें मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनके साथ में ही हम लोगों ने ये सब कुछ डिसाइड किया था। तो मुझे बहुत खुशी है कि उनके पास समय भी निकला और ईश्वर ने ऐसा संयोग किया कि जो हमने सोचा वो हुआ। तो सभी का स्वागत है, सभी समाजजनों का स्वागत है और आज बहुत हर्षित हूँ कि हमारी सबसे प्रिय दीदी, हमारे महिला संगठन की संरक्षक और हमारे साथ देने वाली, शुरू से हमेशा हमें प्रोत्साहित करने वाली, प्रेरणा देने वाली हमारी बहुत प्रिय दीदी, जिसको हम लोग भोपाल में पिंक पिंक दीदी भी बोलते हैं, तो वो हमारे साथ में है और आज उन्होंने हमारी अध्यक्षता को स्वीकार किया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मुझे लगता है कि हम उन्हें ही सुने जिन्हें सुनने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं मीनाक्षी जी को फिर से, शकुंतला दीदी को फिर से स्वागत करती हूँ। नमस्कार, नर्मदे हर। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मीनाक्षी जी के बारे में बताऊंगी और हम फिर जल्दी से मीनाक्षी जी को सुनेंगे, उनके बारे में कुछ छोटा सा परिचय। आज हमारा मन चंदन है, जिसकी है मंगल अभिलाषा, कर्ममयी पाती हो भाषा, ऐसी विभूति का बंधन है। हम सबका यह सौभाग्य है कि आज हमारे समाज की ऐसी विदुषी अपना सरस्वत उद्बोधन देने हम सबके बीच उपस्थित है। मीनाक्षी जी का परिचय हम सबके लिए अछूता नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक संस्कार, अध्ययन, चिंतन से भारतीय संस्कृति और जीवन को, दर्शन के मन को समझा। वह आज दुनिया भर के बौद्धिक समाज में उन्हें अद्वितीय श्रेणी में स्थान देता है। उनका परिचय देना समंदर को हथेली से अंजोरने की तरह है, फिर भी उनकी उपलब्धियों को आपके सामने रखना हम सबके लिए गौरव का विषय है। उन्होंने एक दुर्लभ विषय पर शोध किया है, ब्रह्म सूत्र शंकर भाष्य शोध पर शोध किया। शोध के निदेशक थे स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के शिष्य श्री विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी, और ये शोध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से किया हुआ है। मीनाक्षी जी जामिया मिलिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली में 3 वर्ष सेवाएं देने के बाद संस्कृत विभाग तथा इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रयागराज में संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर कार्यरत हैं। आप भारत की सर्वप्रथम संस्कृत इंटरनेशनल टॉक शो की संचालिका भी थी, जिसमें अमेरिका, कनाडा, श्रीलंका, मॉरिशस, लंदन, कंबोडिया इत्यादि देशों के संस्कृत विद्वान शामिल थे। आप संस्कृत की पहली ई-जर्नल की संपादिका थी और आपने अमेरिका की द फिलोसफी जनरल के रिव्यूअर के रूप में भी कार्य किया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केरल संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय के द्वारा वुमेन्स ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुआ है। आपकी 3 पुस्तकें, 20 से अधिक शोध पत्र पुस्तिका, 2 किताबों का संपादन और 15 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं। आमंत्रित वक्ता के रूप में देश भर के बड़े शहरों में आपने व्याख्यान दिए हैं। आपने कई बड़े संस्थानों जैसे कि सत्य साई सेवा संगठन, संस्कृत भारती, दुर्गा वाहिनी, वृंदावन के पांडुलिपि संग्रहालय की संस्था में अपने सारस्वत कार्यों से योगदान दिया है। अभी तो बहुत कुछ बताना है मुझे इनके बारे में, लेकिन हम पहले इन्हें सुनेंगे। लास्ट में आखिरी एक और बात बता दूं, 3 भाषाओं पर अपना अधिकार रखने वाली, समान रूप से अधिकार रखने वाली हमारी मीनाक्षी जी, जो कि बच्चों को संबोधित करेगी और प्रेरणा देगी, और आगे जाकर आगामी वर्षों में विदेशों के साथ कोलैबोरेशन के द्वारा ये संस्कृत का प्रचार प्रसार करेंगे और हमारे नौनिहालों को एक संस्कृत निष्ठ विद्वान बनाएंगे। तो मैं बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्रीमती मीनाक्षी जी को। बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी, सरिता जी। यहाँ पर जितने लोग हैं अपरिचित नहीं, किन्हीं किन्हीं रूपों में इनसे मेरा परिचय हो चुका है। आज का विषय संस्कार है।
सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना बहुत सुंदर गाई सरस्वती वंदना, उनके लिए बहुत आभार। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरांग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारः पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यत्तत् कर्म करोमि तत् अखिलम शंभो तवार्थ। हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जितनी भी लंबी ये लिस्ट बताई है, वह केवल शिव का आराधन है। जो सौभाग्य है मेरा कि पिछले 16-17 साल से मैं बच्चों से जुड़ी हूँ और कुछ ऐसी परिणति या नियति हो गई है कि शायद आजीवन में बच्चों से जुड़ी रहूं। तो सबसे बड़ा उत्साह का विषय होता है कि आप बच्चों से जुड़ते हो। आप यदि बाल शिक्षा से जुड़ते हो, आप बालकों के संस्कार से जुड़ते हो, एक बात हमेशा याद रखिए, आप चिर नवीना हो जाओगे। आप हर साल अपने आप की उम्र को और छोटा करते जाओ, उसमें कभी उम्र नहीं बढ़ती, क्योंकि बच्चों के साथ उनकी ऊर्जा, जो उसको पढ़ाएगा उसमें उसकी ऊर्जा संक्रांत होगी। उसकी जो मासूमियत है, वो जो मुस्कान है, वो बिल्कुल बच्चे देते हैं और बच्चे कभी भूलते नहीं है। तो आप बच्चों जैसे हो जाते हो। कहा भी जाता है ना, हम जैसे परिवेश में रहते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, उतने एनर्जेटिक हो जाते हैं। आज मैं लगभग 40 साल की हो गई हूँ, पर आज भी मैं बच्चों के साथ रहती हूँ, मैं बच्चों जैसे। उसका कारण ही यह है क्योंकि वो मासूमियत रहती है ना। सबसे पवित्र या कह सकते हैं सबसे अनमोल उपहार बच्चा है। हम बहुत गरिमामय काम करने जा रहे हैं। शायद जो प्रकृति काम करती है वो हम काम करने जा रहे हैं कि हम बाल संस्कार दे रहे हैं। सबसे पहले बाल संस्कार। संस्कार किसको कहते हैं? एक होते हैं, हमने सुने हैं 16 संस्कार। एक कहते हैं तुम्हारे घर के संस्कार ऐसे हैं, तुम्हारे संस्कारों में ये चीज है। संस्कार है क्या? संस्कार शब्द जो है वह अर्थ देता है दो चीजों को। एक होता है संस्कार, कहा जाता है जब हम किसी भी पदार्थ में जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको हम अलग करते हैं, उसे संस्कृत में हान कहा जाता है। एक होता है जब हम कोई भी पदार्थ जिसको हम संस्कारित कर रहे हैं उसमें अच्छी चीजों का समावेश करते हैं। संस्कार दो तरह से काम करते हैं। पहला, वह अपनी बुराइयों को, कमजोरियों को, त्रुटियों को अलग करते हैं, जो हान होता है, और एक अच्छाइयों को उसमें डालते हैं, गुणों का उसमें आधान करते हैं, जिसको आधान कहा जाता है। तो हानोपादान जो है उसी को संस्कार कहा जाता है। संस्कार केवल डालना भर नहीं होता, जो चीजें हैं उसको निकालना भी होता है, जो व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य है कि उसके साथ आपका व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, बच्चे उन्नति नहीं कर सकते। ये सारे संस्कार कहने जाते हैं। 16 संस्कार जो है वो साधन मात्र है संस्कारों के डालने का, अशुद्धि निकालने का, कुछ अच्छे गुण डालने का। ये 16 संस्कार है। पर 16 संस्कारों के अतिरिक्त बच्चा अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने विद्यालय में हर दिन संस्कारित होता है। हर दिन वो कुछ कुछ सीखता है, कुछ कुछ छोड़ता है, कुछ कुछ अपनाता है। हर दिन वो नया रहता है। और उसको यह प्रेरित करने का वो कौन देता है? जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, शिक्षक हैं, गुरु है, या जिस तरह से हमारी संस्था यहाँ पर कार्य कर रही है, वही यही सारे लोग हैं जो उनको संस्कारवान बनाते हैं। हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम ऐसी परंपरा से, ऐसी शुद्ध परंपरा से निकले हैं कि हमारे बच्चे बाकी पूरे भारत के बच्चों में देखें तो फिर भी संस्कारों से परिपूर्ण है, क्योंकि हमारे पास हमारे दादा दादी, नाना नानी, इनके साथ बहुत बड़ी विरासत है। आज भी हम संयुक्त परिवार में विश्वास करते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं। और मेरे सामने जो प्रबुद्ध वर्ग है, कोई मुझसे बड़ा है, कोई मेरे बराबर है, वो निश्चित तौर पर अपने अपने स्तर पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। पर जहां हमने संस्कार की बात की, कुछ निकालना, कुछ डालना, किसको निकालना है, किसको डालना है, ये निर्धारित कौन करेगा? कौन डालेगा, कौन निकालेगा, इसको निर्धारित कौन करेगा?
संस्कार देने का दायित्व किसका है? हम सीधे कह देते हैं बोलचाल की भाषा में, माँ ने नहीं सिखाया। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया, पिता बाद में आते हैं, सबसे पहले माँ। तो संस्कार डालने का प्रथम अधिकार माँ का होता है। परंतु यहाँ छोटा सा तर्क भी है, छोटी सी समस्या भी है। आजकल की पुरानी माँ बच्चे के साथ रहती थी, आजकल की माँ संस्कार कैसे डाले? वह काम भी कर रही है, घर के काम भी कर रही है, बाहर के भी काम कर रही है, संबंधों को भी जोड़ रही है, आजीविका में भी सारी चीजों को व्यवस्थित कर रही है। तब क्या उसके अकेले का दायित्व है? क्या हमारे प्राचीन समाज में क्या केवल माँ ही सिखाती थी? क्या उसी को थोप दिया जाए जबकि घर में सारे सदस्य हैं? तो पहली बात दिमाग से निकाल दीजिए, माँ जरूर है परंतु दायित्व पूरे परिवार का है संस्कारित करने का, माँ के अकेले का नहीं। यदि बच्चा बिगड़ता है तो उसका दोष माँ को नहीं जानना चाहिए अकेली को, और बच्चा यदि उन्नति करता है तो उसका सारा श्रेय भी माँ को नहीं जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वंश परंपरा यदि हम मानते हैं कि हमारी वंश परंपरा है और हमारे खानदान का बेटा है या बेटी है, तो उस परिवार से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं उनका समान दायित्व है संस्कार देने का। क्योंकि संस्कार प्रारंभ होता है परिवार से, मैं इसलिए परिवार तक से ही चलती हूँ, और यही चीजें हमारे बाल विकास में भी कारगर रहेगी। हम बच्चों को कहें केवल माँ की बात मत सुनो, बच्चे माँ का पल्लू पकड़ के, एक भाई माँ है, वो डांट से बचाएगी, लाड भी करेगी, गुणों को ढाक लेगी, तो बच्चा सीधा शरण माँ की जाता है। वो पिता से खुलकर नहीं बात करेगा, दादा दादी से काम इतनी बात करेगा, नाना नानी से थोड़ा जुड़ जाएगा क्योंकि वो भी कम डांटते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ आश्रय स्थली है, पर माँ सबसे कठोर जीव होती है संसार की, जो अपनी हड्डियों को तोड़कर, अपने मांस को गलाकर एक नया जीव पैदा करती है ना, वो उसको बिगड़ने नहीं दे सकती। तो बच्चे को पल्लू से मत ढकिए। पहला संस्कार जो माँ का दायित्व है, आपकी संतानें बहुत प्यारी होती है, बहुत लाड़ आता है, पर हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि सोना की छुरी हो तो पेट में नहीं घुपता, है ना? तो खूब सुंदर है, खूब संस्कारित है, परंतु उसको इतना वो नहीं बनाओ कि वह समाज के लिए कष्टप्रद हो जाए। तो दादा दादी, नाना नानी जब माँ काम के लिए बाहर जाए या माँ घर के काम में व्यस्त हो जाए, तब उनका दायित्व होता है संस्कारों का आदान करने का। थोड़े दिन टीवी से दूर रहिए, अपडेटेड रहेंगे। सीरियल्स की मैं घोर विरोधिनी हूँ, सॉरी टू से, बट वो आपका ज्ञान नहीं बढ़ाते, वो आपको इमोशनल क्राइसिस में लाके रख देते हैं। आपको जहां शंका नहीं होती, आजकल की भारतीय नारी की प्रथम और आखिरी समस्या यह है कि जहां उसको शंका नहीं करनी चाहिए वहां वो शंका करती है, और जहां उसको निर्भीक होनी चाहिए वहां वो डरती है। क्यों? क्योंकि सीरियल बताते हैं उसको। इतने इमोशनल क्राइसिस भारत में कभी हुए नहीं। भारत में हमें मनोविज्ञान कभी इस तरह से पढ़ानी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास कभी भारत ने लगाई नहीं। कभी अवसाद में हम किसी भी मनोचिकित्सक के पास गए नहीं। दादा दादी, नाना नानी, बुआ, काका, बाबा की लड़कियां, हम लोग आपस में ही एक दूसरे से बात कर लेते थे, हमारा इलाज हो जाता था। आज हम हजारों की फीस दे रहे हैं काउंसलिंग के लिए। तो मनोरोगी बनना है तो टीवी देखिए, और माँ शुरुआत करेगी, दादा दादी भी शुरुआत करेंगे। केवल माँ के लिए ही सारे ऑब्लिगेशन नहीं होने चाहिए। मैं यहाँ माँ बेटे बेटी तीनों का पक्ष लेती हूँ, सॉरी, बट दादा दादी भी, नाना नानी भी, और घर के दूसरे सदस्य भी मीडिया से थोड़ा दूर रहे, तभी आप बच्चे को कह सकते हैं कि हमने गुड़ खाना छोड़ दिया तो अब आप भी गुड़ मत खाओ।
मानती हूँ संस्कार है, आस्था है, अधिकतर दादा दादी नाना नानी उनको देखते हैं, पर उनका समय ऐसा हो कि आपके बाल विकास का समय बाधित न हो। आप जो पढ़ रहे हैं बच्चों को भी पढ़ाइए। दूसरी बात यह तो हुआ कि टीवी ना देखना, और मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने 97 के बाद से टीवी नहीं देखी, और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई अपडेशन नहीं है या हम समाज या दुनिया के साथ नहीं चल रहे, हमने भी नहीं देखी। दूसरी बात यह है कि हम पहले तो मैं घर से ही उठाती हूँ, फिर हम हमारे उस पर आते हैं। माँ, दादी, नानी, 3 पीढ़ियों की मैं बात करती हूँ क्योंकि बच्चे पर सबसे ज्यादा असर इन 3 महिलाओं का ही होता है। इसलिए हाँ, मैं हर जो सामने खड़ी है वो दादी भी हो सकती है, नानी भी हो सकती है, माँ तो होगी। उनको ये कहती हूँ, उनका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। पर हम लाड़ में क्या करती है पता है, स्त्रियां सर्वस्व न्यौछावर कर देती है, अपना अस्तित्व भी गला कर निचोड़ कर रख देती है, जिसके कारण बच्चे माँ की वैल्यू नहीं करते, दादी की वैल्यू नहीं करते, नानी की वैल्यू नहीं करते। उनको लगता है जैसे घर के कामकाज करने वाले हैं उनके जैसे आजकल बर्ताव करने लगते हैं, पहले नहीं करते थे। पर आज माँ को अपना सम्मान बचाने, माँ कहते अरे मेरी नहीं सुनेगा, आप टीचर को बोल, हर कोई बोलने जा रहा होगा टीचर को, ये मेरा नहीं सुनता, आप बोलोगे ना तो ज्यादा सुनेगा। आपने पैदा किया, आपकी क्यों नहीं सुनता? माँ का गौरव बढ़ाइए। केवल कामकाज करने वाली माँ शेरनी नहीं होती, घर में काम करने वाली उससे ज्यादा जोर से दहाड़ती है, इतना ध्यान रखिए। और शेरनी की औलाद रहेगी ना तो गड़बड़ नहीं होगी कभी। तो अपना गौरव बचा के रखिए। यदि आप व्यक्तित्वशाली है, आप प्रभावी व्यक्तित्व वाली है, तो संतान आपसे ही प्रभावित होगा क्योंकि वो आपके साथ ज्यादा रहता है। उसका जो आत्मगौरव आपके लिए आएगा वो कभी उसको बिगड़ने नहीं देगा। तो खुद का भी सम्मान कीजिए और बच्चे को भी ये सिखाइए कि माँ और इन सभी महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये घर से शुरुआत होती है। इन महिलाओं के साथ अनुशासित, हमें स्वयं भी अनुशासित रहना पड़ेगा। उनके सामने कोई ऐसी नकारात्मक बात ना करें। एक और चीज, हम परिवारों में रहते हैं, यहाँ किसी को भी जरूरत नहीं कि हमारे परिवारों में बहुत सी समस्याएं होती हैं, सबके अलग अलग व्यक्तित्व है, हम इंद्रधनुष जैसे नहीं रहते। कारण इंद्रधनुष में क्या होता है, सारे रंगों का समावेश होता है, पर परिवार में हम सभी रंगों का समावेश नहीं कर पाते। कोई ना कोई व्यक्ति दमित रह जाता है, कोई ना कोई व्यक्ति के प्रति शिकायतें होती है, गुस्सा होता है, ये होता है। उन सब चीजों को हम ओपन प्लेस पर डिस्कस करते हैं बच्चों के साथ। दादा दादी होंगे बहू के बारे में, बेटे के बारे में, और किसी चाचा भतीजा जिनके बारे में भी होता है, ओपन स्पेस पे करते हैं। बच्चा कोरी मिट्टी है और अलग अलग इंप्रेशन पड़ते हैं। यदि हमने किसी की बुराई की तो बच्चा तुरंत दिमाग में सोचेगा, उसके मानस पर नकारात्मक चीजें उकर कर आने लगेगी, और वो नकारात्मक चीजें जो है वो आगे जाकर आप पर भी लागू करेगा, क्योंकि सीखा आपसे ही है। तो टीनेजर जो होते हैं जिन पर हम कार्य करते हैं, 9 से लेकर, मैं टीनेजर में 9 से ले लेती हूँ क्योंकि टीनेजर वाली सारी समस्या 9 साल के बच्चे से प्रारंभ हो जाती है। आजकल हम आयु को खींच करके पहले ले जा रहे हैं, बच्चे बहुत बड़े हो रहे हैं, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। मेरा बेटा ही कहता है, मैं जब कंप्यूटर पे ज्यादा काम करती हूँ तो मेरा 11 साल का बेटा कहता है कि मुझसे ज्यादा आप कंप्यूटर को देखती हूँ, मैं कंप्यूटर ही होता तो ज्यादा देखती हूँ। वो अपनी जगह सही है। हाँ, मैं समय नहीं दे पाती, पर हाँ जितना समय दो, क्वालिटी टाइम दो, फिर उसको ही दो। आप 1 घंटा दिन भर में दे रहे हैं, पर एक ध्येय, एक उद्देश्य, आज मेरे बेटे को या बेटी को ये समझाना है, ये बताना है, ये आपके मानस में काम करते करते बन जाना चाहिए, और शाम तक उसके गले उतार देना चाहिए। पूरे दिन साथ में उसके पीछे पीछे घूमने से कोई मतलब नहीं। जितना समय रहे, क्वालिटी टाइम, ये हर किसी ने देना चाहिए। परिवार के हर सदस्य को, पिता को भी। पिता बच्चे के सांस के साथ चलती है और माँ
लहू बनकर दौड़ते हैं। आज पिता का जो साहस होता है वो हमें पराजित नहीं होने देता, और माँ की क्रियात्मक शक्ति आती है कि माँ काम करती है, हम भी काम करते हैं। आप में से सारी महिलाएं अपने आदर्श अपनी माँ को ही मानती हैं, तो वो कर्म की ओर प्रवृत्त तो प्रकृति करेगी, और तेज युक्त तो पुरुष बनाएगा। तो केवल काम करने वाले उपकरण न बने। पुरुषों को भी मैं, यहाँ तो पुरुष है नहीं, पर उनको भी मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, सारा दायित्व तो महिला का नहीं है। यदि बच्चे में तेज कम है, आत्मबल कम है, उसका दारो मदार पुरुष पर जाता है, वो पुरुष को करता है, क्योंकि वही कुछ सिखा सकता है। बाहरी दुनिया, अपने मन को, अपनी सारी भावनाओं को संतुलित करना माँ सिखाती है, परंतु बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य का जो आधार है वो पुरुष करता है। ये चीज चूंकि आजकल पुरुष ऑफिस में बिजी हो जाते हैं, उसके बाद उनकी सोशल एक्टिविटी होती है, वो बच्चे को ध्यान नहीं देते। आजकल के बच्चे अपने रूम में बंद हो गए। कोई भी घर में मेहमान आता है, बच्चे कमरों में चले जाते हैं, और ये लगभग हर घर की समस्या है। बच्चे बाहर नहीं आते, उनको लगता है हमको क्या करना है इनसे मिलके, हमारे काम करने हम बोर होंगे, रामायण पाठ चल रहा है हम बोर होंगे, शाम को दिया बत्ती चल रही है हम क्या करेंगे जाके। जब तक आप छोटे से छोटे काम में उनको अहमियत देकर बच्चे को नहीं लाओगे, तब तक बच्चा जो है वो सारी चीजें नहीं सीखेगा। आपको ही बताना पड़ेगा, परिवार को ही बताना पड़ेगा, दादी नानी, माता पिता, बड़ा भाई, सब बहन, सबको बताना पड़ेगा उस बालक को, बालिका को, कि ये जो हम कर रहे हैं यह हमारी संस्कृति है। पहले हमें विश्वास जगाना पड़ेगा, पहले हमें सीखना पड़ेगा कि यदि हम रामायण पाठ करते हैं, हम लोग शाम को गुरु ब्रह्मा और आरती फेरते हैं, उससे क्या होता है। यदि हम शामिल होंगे तो बच्चा भी शामिल होगा। और थोड़ी सी बाध्यता भी, देखिए हर बार बच्चे के मन पे नहीं छोड़ी जा सकती ना। यदि बच्चा गलत खा रहा है तो हम लोग तुरंत मना करते हैं ना, तो बच्चा गलत सोच रहा है तो हम लोग तुरंत मना करते हैं। हमारी परंपरा से कोई विदेशी नहीं जोड़ेगा, और जो कॉन्वेंट का शगल है, हम में से हर कोई बच्चा अपने बच्चे को CBCS या IB उसमें बोर्ड में पढ़ाना चाहता है, पर किसी ने ये सोचा कि वो भारतीय संस्कृति से भी जोड़ना चाहता है। A+++1 हमने उसको मशीन बना दिया, मशीन बन करके वो केवल कमा रहा है, खा रहा है, उसको मानसिक अवसाद से दूर। अंग्रेजी तो बोलेगा, जितना अंग्रेजी बोलेगा उतना अच्छा। फूड में भाई उसको चाइनीज पसंद है, उसको ये पसंद है। हमने आधुनिकता का अर्थ ही अलग ले लिया। आधुनिकता मतलब क्या? विदेशियों का अनुगमन, विदेशी सभ्यता का अनुगमन, यही आधुनिकता हुई। आज बच्चे जो वस्त्र धारण करते हैं, बहुत फेमिनिस्ट के साथ बहस हुई है मेरी, वस्त्रों से कुछ नहीं होता। आज मैं जींस टॉप पहन करके आपके सामने आऊं, पहनती हूँ, पहनकर आपके सामने संस्कारों की बात करूं, तो हास्यास्पद उतनी ही लगूंगी मैं। बच्चे यदि किसी सामाजिक कार्य में जा रहे हैं, अपने परिधान की भी इज्जत करवाना सीखिए। छोटी छोटी चीजें बनाती है, जैसे घोंसला बनता है ना, छोटे छोटे तिनकों का बनता है, व्यक्तित्व तो छोटे छोटे बातों का बनता है। हम ऐसे हैं, हमारा कल्चर ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारी सभ्यता ऐसे है, हमारे संस्कार ऐसे है। कुलदेवी पूजन होता है बेटा, कुलदेवी पूजन में नहा के बैठना पड़ता है। अबोट क्या होता है ना, अबोट में रांधना है हमको। वो क्या होता है, वो क्यों होता है, बताना है। इनको क्या करना, ऐसे नहीं, उनको बताना है ये चीजें, तब जाके पूरा व्यक्तित्व विकास हो सकता है। और ये एक की जिम्मेदारी कतई नहीं हो सकती। जब हम उम्मीद करते हैं कि महिलाएं बाहर काम करके जाए, कमाए भी, घर को भी संभाले, रिश्तों को भी संभाले, घर सारा व्यंजन भी 70 तरह के बना के दे, खुद भी अपडेटेड रहे,
तब ये जिम्मेदारी पूरे परिवार की। हाँ, समाज की जो विंग है वह उसमें मदद कर सकती है, जैसे सरिता जी और उनकी सारी जो सहायिकाएं हैं वो मदद करती है, वो मदद कर सकती है, पर जो मूल तत्व है वो वहीं से आएगा, परिवार से आएगा। परिवार को तो जागरूक होना पड़ेगा। आधुनिक बनिए, पर आधुनिकता का अर्थ किसी दूसरी संस्कृति को ओढ़ना नहीं है। हमारी संस्कृति को समय के अनुसार परिवर्तित करते हुए उसी को आगे बढ़ाना। इसमें रूढ़ियां बहुत नहीं चलेगी, ये बात भी तय है। रूढ़ियों को हम आगे बच्चों के साथ नहीं ले जा सकते, परंपरा को आगे ले जा सकते। तो स्वयं पहले परंपरा क्या है, रूढ़ी क्या है, उसमें अंतर हम समझें। दूसरी बात, खुद जड़ों से जुड़े। एकल परिवार बन रहे हैं, सभी की समस्या है बाबा, हम जितने भी है ना सब बूढ़े होंगे और हम सब भी अकेले होंगे। इसको आप ध्यान रखिए। तो अपना बुढ़ापा भी देखते हुए एकल परिवार की जो समस्या है, जिसमें आजकल माँ बाप की भी समाहीनी है, तो जब हम उनको माँ बाप को भी रखने में असमर्थ हो रहे हैं, तब आगे जाकर यह समस्या और बड़ी होगी कि हम अपने जीवन साथी को रखने में भी असमर्थ होंगे। बच्चे को अपने जड़ों से जोड़िए, उसको एकल परिवार की बजाय सामूहिक परिवार की आदत डालिए। उसको हो सकता है वो कहेगा कि चाचा के लड़के ने ऐसा किया, मामा के लड़के ने ऐसा किया, सब बोलेगा, सब शिकायत करेंगे। उस समय भावनाओं में मत आइए। यदि कहीं हम झुकते हैं तो हम बहुत दूर तक जाते हैं। स्त्रियों को, जब मैं भी स्त्री हूँ और मुझे बड़ा बुरा लगता है कि जब ऐसा कहते हैं बाई न की बात है, बहुत पिंच करता है, पर हम क्या करें, हमने बनाया ना। गलती भी स्वीकारना चाहिए, बड़े मन से स्वीकारना चाहिए। हम औरतों की सोच हमारी साड़ी से कम 4-5 फीट से ज्यादा नहीं जाती। हम भविष्य दृष्टा नहीं है। हम तुरंत देखती है, तुरंत भावना वाली है ना, भावुकता वाली है, भावनाओं में बह जाती है। वो हमारी प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया, गलती हमारी भी नहीं। पर हम अपने आप को संतुलित कर सकती है। हमें भविष्य देखना है। हाँ ठीक है, आज दादा दादी ने डांट दिया, आज कुछ वो कर दिया, आज किसी छोटे भाई ने, देवर के लड़के ने, बुआ के लड़के ने, मौसी के लड़के ने कुछ कह दिया, पर आगे निभना उनको इनके ही साथ। तो थोड़ा सामंजस्य बनाना माँ ही सिखा सकती है और माँ ही भड़का सकती है। ये निर्धारित आपको करना है। तो थोड़ा सा सहनशील बनाइए। बच्चों में सहनशीलता 0/99। नहीं आपने बनाई थी, मम्मी बस नहीं थी, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। पूर्णिमा जी प्लीज म्यूट कीजिए आप। पूर्णिमा जी के नाम से किसकी आईडी है? तो हमें विष नहीं बोलना है। देखिए, हम सारा वृक्ष है, यह हमारा दर्शन भी कहता है, संस्कृति भी कहती है, धर्म भी कहता है। परिवार वृक्ष होता है। वृक्ष की एक शाखा में, एक पत्ते में भी विष डालोगे यदि आप, तो वो पूरे वृक्ष में खाएगा। क्या आप अपने बच्चे को अकेला पड़े रहना देना चाहते हैं? जिंदगी में अकेला जूझते रहना चाहते हैं? सुसाइड होते हैं। मैं जब काउंसलर थी स्कूल में, बच्चे ऐसी ऐसी समस्याएं बताते थे मुझे, जिनका कोई सुराग भी उनके माँ बाप के पास नहीं होता था। अभी जब मैं उज्जैन आ रही थी, ये सारे कार्यक्रमों में ही बार बार मैं दौड़ रही थी, ट्रेन में मैंने रात को 2.5 घंटे काउंसलिंग की एक BA के बच्चे की। वो सुसाइड करने जा रहा था और उसको वहां से खींच करके लाना और वापस नया बोली लेना बहुत टफ टास्क होता है। बच्चे को अकेला मत छोड़िए। कोई ना कोई एक सॉफ्ट कॉर्नर बना के रखिए, एक सेफ्टी वॉल बना के रखिए, जहां बच्चा सारा उगल दे। माँ डस्टबिन बने बच्चे के लिए। सुनने में अजीब लग रहा होगा ना, पर एक डस्टबिन होना चाहिए लाइफ में, जिसमें सारा कचरा हम डाल दें, हम फ्री हो जाए, हम खाली हो जाए, कोई गंदगी अंदर नहीं रहे। चाहे अवसाद हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, सब कुछ।
और माँ को इसलिए उससे परे जाना पड़ेगा। माँ को छोटी छोटी चीजों में जलन बंद करनी पड़ेगी, ईर्ष्या बंद करनी पड़ेगी। कोई आगे बढ़ रहा है तो आपको अप्रिशिएट बच्चे के सामने करना है कि देखो उसने कितना अच्छा किया। तब बच्चा सोचेगा कि अच्छा इसने अच्छा किया, मेरी माँ ने इसकी तारीफ की, या मेरे दादा ने तारीफ की, मेरे पिता ने तारीफ की। अर्थात जो अच्छा होता है उसकी तारीफ करना चाहिए, उससे प्रेरणा लेना चाहिए, न कि उससे ईर्ष्या करना चाहिए। यह बच्चा परिवार में ही सीखेगा। इसको कोई स्कूल आप 1 लाख के टाटा अंबानी किसी की भी स्कूल में डाल दो, बच्चा वहां नहीं सीखेगा। साधारण स्कूल में बच्चे को पढ़ाइए, बस संस्कार घर पे तगड़े दीजिए। तब ये सारी चीजें जब मिलती है, हम किसी के प्रति नफरत नहीं, प्रतियोगी। सबसे बड़ी बात होती है कंपटीशन। आधा जीवन हमारी कंपटीशन खा जाती है। बच्चों को हमें ये सिखाना है, चाहे वो बाल विकास के माध्यम से, चाहे परिवार के माध्यम से। चूंकि बाल विकास और परिवार दोनों एक यूनिट मान रही हूं मैं, दोनों बच्चे को चाह रहे है ना। तो हमें ये सिखाना है कि प्रतियोगी होते हैं, प्रतियोगिता होती है, परंतु आपको एक्सेप्ट करते भी आना चाहिए, स्वीकारोक्ति भी आनी चाहिए कि वो व्यक्ति श्रेष्ठ है, गुणों में श्रेष्ठ है, इसलिए वो जो पद पा रहा है, जो प्रतिष्ठा पा रहा है, उसके योग्य है। क्योंकि बच्चे का जीवन नर्क यही बनाती है, 2 चीजें, एक तुलना और एक प्रतियोगिता। घर के दूसरे बच्चों के साथ तुलना मत कीजिए, कक्षा में भी किसी बच्चे के साथ तुलना मत कीजिए, उसने ये कर लिया तुमने नहीं किया। हर फूल अलग होता है। सफेद रंग के चंपा का फूल है, मोगरे का फूल है, चमेली का फूल है, जूही का फूल है, सब सफेद है पर सभी सुंदर है। ऐसे ही सारे बच्चे समान होते हैं, सबकी अलग अलग गुण होते हैं। यदि कोई बच्चा कहता भी है कि देखो उसको ज्यादा किया, उसको हमें ये बताना है बेटा, टीचर ने भी, हम लोग टीचर से लड़ने पहुंच जाते हैं ना। बच्चे ने आके शिकायत की, मैम ने हमारा देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, हम तुरंत पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे और हम कहेंगे देखो हमारा बच्चा ऐसा कह रहा है। घर पे भी बताइए बच्चे को, बेटा आज तुम्हारे लिए नहीं किया, आगे भी नहीं। हमने, घर वालों ने, पेरेंट्स ने गुरु की महत्ता को खत्म कर दिया। हम फीस देते हैं ना, इसलिए हम गुरु की महत्ता को खत्म कर देते हैं। हमारे यहाँ टीचर, अरे टीचर को कुछ नहीं आता। यदि आप ये कहोगे बच्चा आपकी बात तो सुनता नहीं था, आगे जाके टीचर की बात भी नहीं सुनेगा। आपने अपनी ही, जो कालिदास है ना जिसपे बैठे उसी को काट रहे, वो हम ही शुरुआत करते। ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमने कहा बाल संस्कार कैसे देंगे, क्या देंगे, इनके बारे में विशद चर्चा हमारी हो चुकी है, इसलिए उसको मैं नहीं ध्यान दे रही हूँ। बाल संस्कार कहाँ तक होना चाहिए, किस उम्र तक होना चाहिए, यह भी एक हमारे लिए विषय है। यदि हम गरज करके कहते हैं कि माँ के सामने बेटा कभी बड़ा नहीं होता, या पिता के सामने बच्चे कभी बड़े नहीं होते, तो संस्कारित करने की कोई आयु नहीं होती। जब तक माँ बाप जिएंगे तब तक संस्कारित करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, 2 चीजें हैं। इस बात को कहने से पहले मैं 2 चीजें कहूंगी। संस्कार 2 तरह से चलेंगे, बालक के लिए और बालिका के लिए। आज का जो टफ एज है, कठोर जीवन समय है, हम लड़की को भी लड़के की तरह टॉम बॉय बना रहे हैं। अच्छी बात है, सशक्त बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रहे उसकी कोमलता नहीं नष्ट हो, क्योंकि वही कोमलता उसको परिवार को जोड़ने का गुण सिखाएगी। टॉम बॉय बनाइए, सशक्त बनाइए, कमा, बाहर जा, निडर बने, निर्भीक बने। पर जो स्त्री के गुण है, मुझे आश्चर्य होता है, मैं जब लड़कियों से बात करती हूँ, बहुत सारी लड़कियों से बात करती हूँ, उनमें वो कोमलताएं नहीं है जो हमारी माओ में थी, हमारे भीतर थी। वो कोमलताएं नष्ट हो गई, वो प्रैक्टिकल हो गई है। वो कंपनी में जॉब करती है और रिलेटिव्स को कंपनी के सारे वर्कर्स की तरह ट्रीट करती है। इससे सेटलमेंट नहीं हुआ, दैट्स इट, चलो आगे, खत्म। टॉम बॉय बनाइए, भावनाओं के साथ बनाइए। घर, ऑफिस क्या होता है, घर क्या होता है, दोनों को अलग कीजिए। लड़कियों को बिल्कुल कठोर नहीं बनना है।
क्योंकि उनकी कोमलता पर सृष्टि टिकी है। तो ये नहीं होना चाहिए। लड़कों को हम कठोर बनाने पे तुलते हैं। लड़कियों जैसे क्या रो रहा है, लड़कियों जैसे क्या सोच रहा है, उसको भी कोमल बनने का अधिकार है। बच्चे रोते नहीं, लड़के रोते नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लड़के आके रोते हैं, एमए तक के। मैं रोने देती हूँ उनको, रो, खाली हो जाओ। नहीं रोगे तो हार्ट की बीमारी पुरुषों को ही ज्यादा होती है। कहीं उन्होंने खाली होना चाहिए। लड़कों को भी ये समझाया जाए कि आपको पूरा घर चलाना है, सभी को नियंत्रित करना है, पर अंदर से इतना कठोर नहीं बन जाना कि घर में क्या हो रहा है उससे विराम पा ले। घर तो औरत संभालेगी, आदमी क्या करेंगे? कमा लिया, खा लिया, फिर बाहर घूमना है। आज समाज का जो विघटन हो रहा है उसमें बराबर का दायित्व इनका भी बनता है, क्योंकि वो घर में ध्यान ही नहीं देते। उनका बाहर ध्यान होता है, बाहर परिवार से बाहर ध्यान होता है। वो बहुत गलत चीज है। लड़कों को ये भी समझाइए कि परिवार का मूल्य क्या होता है। शादी के बाद हमने बहुओं के लिए ये बहुत कहा कि हाँ अभी नई नई आई है, अभी बहुत कुछ सीखेगी, हम हमारा सारा सिखाएंगे ना उसको, अभी हमारा नहीं जानती है। क्या कभी लड़के को शादी के बाद कहा कि बेटा तू नहीं जानता कुछ, अभी तुझे बहुत सीखना है? यदि ये माँ की कोई सिखा देना, वो घर कभी नहीं टूटेगा। और ध्यान रखिए, यदि हम विष अपने बेटे, बहू, बेटी, दामाद में बोते हैं, दुख दोनों को बराबर होगा। परिवार टूटता है 40% पति पत्नी की अंडरस्टैंडिंग न होने के कारण होता है, 60% परिवार वालों के कारण होता है। तो बेटे को भी कहिए तू भी 0 से स्टार्ट कर रहा है, बेटी को कहिए तू भी 0 से स्टार्ट कर रही है। तुम दोनों को सीखना है। ऐसा नहीं कि बेटे की शादी हो गई अब तो उसको कुछ कहना ही नहीं, उसका सम्मान, उसका सब कुछ, और बेटी को सिखाया जा रहा है। ये माँ बाप भी करते हैं, सास ससुर भी करते हैं, दोनों करते हैं, एक की बात नहीं कर रही हूँ। यही समस्याएं हैं। तब हमको संस्कार से बाहर कर देते हैं। फिर बेटा देर से आए, ये करे, हम उसको माओ का एक रोल हो जाता है, लड़की की माँ का रोल हो जाता है लड़की को प्रोटेक्ट करना, लड़के की माँ का रोल हो जाता है लड़के को प्रोटेक्ट करना। उस प्रोटेक्शन में वो ये नहीं देखती कि दोनों ही माएं, लड़का सही है कि लड़की सही है, और दोनों में से कोई भी गलत हो, दोनों को दुख होगा, और उनके बच्चों को तो और दुख होगा। दादा दादी का कर्तव्य है कि माँ बाप को जोड़े रखे, ताकि उनकी जो सबसे प्यारी संतान पोता पोती होते हैं ना, वो एक अच्छा आसमान देख पाए। उनको भी दूर तक दृष्टि रखनी है, पास में नहीं। भूल करके भी आप यदि सास है, ननंद है, माँ की बुराई बेटे के सामने, बेटे की बुराई माँ के सामने कर सकते हो, पर माँ की बुराई बेटे के सामने मत करो। किसी की आस्था मत तोड़ना। पिता की बुराई माँ होके अपने बेटे या बेटी के सामने बिल्कुल मत करो, उसकी आस्था भंग होगी। आपकी बात है, आप अपने मैटर अपने सॉर्ट आउट करो। वो जब स्कूल जाए तब सॉर्ट आउट करो, वो आए तब आप एक यूनिट बनो। आपको दोनों का महत्व रखना है, तब जाकर के आप उनकी प्रतिष्ठा रख सकते हैं। जो परिवार का सामंजस्य है, जो परिवार की महत्ता है, वो आपको बतानी है। बाल संस्कार की जो कक्षाएं होती है, वो इन सभी चीजों को भी जोड़े जो वहां अपूर्ण हो गया। जैसे कहते हैं ना, कुपोषित बच्चे होते हैं तो सरकार उनको पोषण अतिरिक्त मात्रा में देती है। हमारी कक्षा में कुछ कुपोषित बच्चे भी आएंगे, हो सकता है सभी लोग न इन चीजों को समझे। हमें क्या करना है, हमें उनको अतिरिक्त आहार देना है, मानसिक, जो वो घर पर नहीं सीख करके आए, वो हमें यहाँ सिखाना है। बाल संस्कार का मतलब कुछ श्लोक रटाने, कुछ ग्रंथ रटाने नहीं होते। अंदर से बच्चे को इतना मजबूत करना है कि वो कभी जीवन में अकेला न पड़े, कभी अपने आप को असहाय न महसूस करे। संस्कार वही तो होता है जो जीना सिखाए, उसी को हम संस्कार कहेंगे। उसके अतिरिक्त तो कोई संस्कार नहीं होता। तो संस्कार का अर्थ हम ये नहीं कहेंगे कि भाई उसको गीता याद हो, ये याद हो। हाँ, ये सब साधन है,
ये सब साधन है, अल्टीमेट गोल हमारा जीवन है। और हाथ जोड़ के कहती हूँ, बच्चों को के सामने कभी नेगेटिव बात मत करो, किसी की बुराई मत करो। यही चीजें हैं कि आगे जाके वो उसको कठोर सेल्फिश बना देगी। सारी गंदगी, हम पूरे परिवार की गंदगी अपने मासूम से बच्चे में डालते। डस्टबिन दूसरा यूज कीजिए, बच्चा डस्टबिन नहीं है। दादा दादी भी, नाना नानी भी, नाना नानी पिता की बुराई करेंगे, दादा दादी माँ की बुराई करेंगे। ये ना, यही संस्कार होते हैं और यही हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके साथ हमें रहना है। वृद्धाश्रम में हमको भी नहीं रहना है, और अगर हम ऐसे ही करते रहे तो हमारे लिए वृद्धाश्रम का रूम भी बुक करें, क्योंकि जो गंदगी हम भरेंगे वही गंदगी हम भरेंगे। तो बस, बाकी आप सभी बहुत अच्छे से जानती है कि किस तरह से कक्षाएं चलानी है। बहुत अच्छी बात हुई थी उस दिन, और आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर भी रही हैं, उसमें तो मुझे संदेह नहीं है। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल एक अभी व्याख्यान माला में एक दूसरे समाज के व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि मीनाक्षी, तुम्हारा समाज बड़ा एक्टिव है, बड़ा आगे की सोचता है, हमने दूसरे ब्राह्मण समाज ऐसे नहीं देखे। सच में मैं गौरवान्वित हूँ कि वास्तव में वो काम कर रहे हैं, जहां कमियां हैं वहां सुधार कर रहे हैं। अपने आप को सुधारना, दुनिया में विश्व विजयी बनना है। दूसरे को तो हर कोई सुधार लेगा, पर खुद को सुधारना बहुत बड़ी बात है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बुलाया। पता नहीं क्या मैंने कहा या क्या कहना था, आज तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम बहुत है, बट मैंने प्रॉमिस किया था तो फिर आना ही था। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनाक्षी जी बहुत ही बढ़िया बोली आप। और मैं कुछ खाली वो कहूंगी, दो बात कहूंगी कि नर्मदा और सरस्वती आपका दोनों के ऊपर परम आशीष है। और यानी आप ज्ञान, स्मृति और वाणी की धनी है, विनम्र है, तरल है, सरल है और संस्कृति की सूत्रधार है। आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई जो हम खुद भी कई बार सोचते समझते हैं और महसूस करते हैं। कहीं कहीं हमसे भी गलतियां हुई हैं बच्चों को बड़ा करने में, लेकिन अब जो माएँ हैं, जो जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, आपकी बातें बिल्कुल सही थी। हमको सबको परिवर्तन हमारे सबके उसमें लाना ही पड़ेगा। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अनुया जी को बुलाती हूँ। बहुत ही सुंदर मीनाक्षी जी ने गाइड किया है, और स्वस्थ होते हुए हम सबको स्वस्थ कर दिया है। और आपके बताए निर्देश और विचार को हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। और अधिकांशतः माताएं, बहनें, दादी लोग कोशिश करती हैं कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा परिवार दें, अच्छा सहयोग दें, अच्छे मार्गदर्शन दें। धन्यवाद आप सभी को, सभी दीदियों को। जय श्री कृष्ण, नर्मदे हर। आज का कार्यक्रम निभारे। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी दीदी। मैं हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला भारद्वाज जी से आग्रह करती हूँ कि वो हमें अपने आशीर्वचन दें। स्वागत है दीदी। नर्मदे हर। नर्मदे हर जी, आप सभी को आप मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और आज मीनाक्षी जी की जो जिन्होंने बताया सब कुछ, वो सच में बहुत ही सही उद्गार थे। और यही मेरे दिमाग में भी यही सारी चीजें हैं जो मीनाक्षी जी ने कही है, क्योंकि मैं एक टीचर रह चुकी हूँ, वो भी हिंदी की। तो ये सारी चीजें मीनाक्षी जी ने बताई, मैं अपने बच्चों को बताती थी क्लास में ये सारी चीजें। और वो गांव के बच्चे थे, वो जिनको हिंदी बोलते भी नहीं आता था, वो आज फॉरेन में है। खैर वो छोड़िए, पर बच्चों का जहाँ संस्कार की बात आ रही है, तो बच्चों को संस्कार दीजिए। अब आप जब सवेरे, एक छोटी छोटी सी बातें हैं ये, बच्चा सवेरे माँ को सिखा, माँ पहली गुरु, ये तो सही है,
पिता दूसरा गुरु है ना? तो उनको ये सिखाना चाहिए सबसे पहले कि भाई हमने इस धरती पर जन्म लिया है जी, तो धरती पर जन्म लिया है तो हमको सबसे पहले सुबह उठते ही धरती को हाथ लगा के और सिर पर रखना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, ये हमारा कहना है। और दूसरा, रात को जब हम सोने जाते हैं तो वही शैया हमको आराम से नींद की सुलाती है, तो उसको भी हमें प्रणाम करना चाहिए कि हमें अच्छी नींद आए और सुबह हम बिल्कुल फ्रेश होकर और अपना काम कर सकें। ये छोटी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान के दर्शन कीजिए, अपने काम में लग जाइए। फिर स्कूल जाने के समय माँ क्या करती है, जल्दी जल्दी से टिफिन बनाती है, ये सारी चीजें तो फिर दिन भर में हो जाती है। अब क्या रहा कि बच्चों जब स्कूल से वापस आते हैं, यानी बहुत छोटी छोटी सी बात बता रही हूँ मैं आपको, बच्चे स्कूल से आते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में उतारे, जूते उतारे, वहां फेंका, मोजे उतारे, वहां फेंका, बैग उधर पटक दिया, इधर डाल दिया, और कपड़े उसमें उतारे वहां डाल दिए। माँ को समझाना चाहिए, बेटा ऐसा नहीं है। आप जहां आपके शूज की जरूरत, जहां जगह है वहां रखिए, जहां आपके कपड़े हैं वहीं हैंगर में टांगिए। सिलवटे पड़ जाएंगी तो फिर कहेंगे कि हमें प्रेस करके दो। अपना बैग की जगह सारी चीजें व्यवस्थित अपनी जगह पे रखिए। बाथरूम में जाइए, हाथ पैर धोइए, खाना तैयार। जब बच्चे को, कई बार ऐसा होता है, कई माँ क्या करती है, बच्चे को परोस देती है और अपने काम में लग जाती है। नहीं, बच्चे को सामने बैठा के खाना खिलाइए और उससे स्कूल की सारी बातें पूछिए कि क्या हुआ है आपके स्कूल में, सुबह से लेके आपके टीचर ने आपको क्या समझाया है, आपके साथ के बच्चों ने आपके साथ क्या किया है, आपने खेलने में क्या किया, ये सारी चीजें उसको आप बिल्कुल शुरू बचपन से इससे पूछना चाहिए। और बच्चों से पूछेंगे तो वो कहेगा, और आप नहीं पूछोगे तो किससे कहेगा। पिता को उतना टाइम नहीं रहता है कि वो पूछे। और जहां यदि वो गलती करता है तो उसे डांटिए मत, सुनिए, धीरज से, धैर्य से सुनिए उसको, फिर उसको समझाइए कि बेटा ऐसा है, थोड़ा सा गलती तुम्हारी भी है, थोड़ी भी उनकी है। इसको इस तरह से उसको अपनी इसमें समझना चाहिए और उसको। तीसरी बात ये कि बच्चे शाम को जब दिन में पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, थोड़ा सा उनको आराम भी चाहिए। उनको जब वो अपना होमवर्क करते हैं तब भी माँ अपने काम में करती रहती है, चलती है, लेकिन बीच बीच में ध्यान रखिए कि बच्चा होमवर्क सही कर रहा है या नहीं। बीच बीच में ध्यान, उसको नहीं तो पता लगता है बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी करते करते कुछ भी लिखते जाते, कुछ भी मैंने गाने सुनते, ये है। बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि फोन से, मोबाइल से इन बच्चों को जहां तक है दूर रखिए। बहुत जरूरी हो तो ही उनको अपने दोस्तों से बात करने दीजिए, अन्यथा नहीं। और जब अपने दोस्तों से बात करते हैं तो कृपया उनके साथ में सुनिए, भले आप सामने मत बैठो पर ध्यान से सुनो, कहीं ऐसी बात तो नहीं, कुछ ऐसी बात तो नहीं कर रहा जिसके उसके दिमाग में असर हो सामने वाला। इस बात का भी ध्यान रखिए। तीसरी बात यह है कि बच्चों के साथ शाम को जब खेलते हैं, बाहर खेलने जाने दीजिए। अच्छा है, बाहर खेलते हैं, सब कुछ है उनको। क्या हम लोग भी तो खेलते थे, हम सतुलिया खेलते थे, जिसको बोलते थे वो गेप्पा डंडी ठप खेलते थे, उठते थे, खेलते। उससे अपनी शारीरिक खेलने दीजिए उनको थोड़ा, और बाहर भेजिए, घर में मत रखिए उसको। थोड़ी देर अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने दीजिए, या फिर अपने को उनको कुछ सिखाइए, या तो संगीत में कुछ भी सिखाइए, उसको गाना आता है तो गाने के लिए भेजिए। ये सारी चीजें पढ़ाई के अलावा ये बच्चों को अलग से ये होना जरूरी है जी। तो उसके बाद भी शाम को माँ, कभी कभी क्या होता है कि माँ को भी अपने बच्चे कहते हैं मम्मी हमारे साथ खेलो। हमें बच्चों के साथ भी खेलना चाहिए, जरूरी होता है। मैं आपको बताऊं, मेरा नाती, खैर वो तो खैर वहां पर भी, पर वो मेरे साथ
अभी पिछली बार मैं जब गई थी तो मेरे साथ वो क्रिकेट खेलता था, दादी हमारे साथ क्रिकेट खेलो, मैं उसके साथ क्रिकेट खेलती थी। अब मैंने बेटा मुझसे नहीं बनता, मुझसे पंजा लड़ाइए, मुझे छेड़ के भागना, दौड़ना, भागना, अपने उनके साथ करिए, उनको बहुत अच्छा लगता है, उनको लगाव रहता है, हमको भी बच्चे से। तो हम माँ को भी ऐसा कभी कभी बच्चों के साथ खेलना बहुत जरूरी होता है, जरूर खेलिए उनके साथ। उसके बाद होमवर्क का तो मैंने बताया, टाइम पे करवाइए, टाइम पे उनको सुलाइए, और जहां तक हो सके बच्चों के सामने माता पिता को बहस नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। उनके दिमाग पे असर होता है, वो उनको फेस रीडिंग, माँ की और पिता की जो गुस्से में आता है, वो फेस रीडिंग देख के डर जाते हैं छोटे बच्चे। ये क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, मम्मी पापा किसके लिए? बच्चों के कारण भी कई माँ पिता जी आपस में, तुमने ये नहीं सिखाया, तुमने वो नहीं सिखाया। अरे भाई, जैसा मीनाक्षी जी ने कहा कि माँ की ये ड्यूटी नहीं रहती बच्चों को परवरिश करने में, उसको संस्कार देने में, उसको पिता की भी ड्यूटी रहती है, उसकी दादी को भी रहती है, उसके दादा को भी रहती है, सबकी ड्यूटी है कि दादी दादा क्या करते हैं, दादी क्या करती है, बैठते बच्चे उनको अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताएं, उनको अच्छी कहानियों से उनका चरित्र निर्माण करना चाहिए। ये सबकी ड्यूटी है, खाली माँ की ड्यूटी नहीं है। माँ तो घर का काम करती, जैसा कि मीनाक्षी ने बताया, घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, इधर बच्चों को भी संभालना है, पति का भी बिल्कुल ध्यान रखना है। तो भाई मैं तो बोलती हूँ, आजकल के जो बच्चे हैं ना, जिनके अभी मतलब जिनका भी नेक्स्ट जनरेशन हमारे बाद बराबर घर में किचन में काम करते हैं, पत्नी के ऊपर पूरा नहीं छोड़ते। और पत्नी भी चाहती कि भाई अब मैं कर रही हूँ, मैं ऑफिस, आप भी जाते हो ऑफिस, में भी जाती हूँ, काम आप भी करते, काम मैं भी करती, साथ में अपन करें ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यदि आदमी किचन में काम कर लेता है तो छोटा नहीं हो जाता, औरत नहीं हो जाती, तो उसमें करना चाहिए बराबरी से काम। वो करते हैं, कई बच्चे करते हैं, हमारे इंडिया में नहीं करते, लेकिन बाहर सब करते हैं। इंडिया में भी कुछ लोग करते हैं, शौकिया करते हैं, खाना बनाते हैं, शौकिया खाना। आज हम, चलो आज संडे है, आज हम खाना बनाते हैं, तुम दूसरा काम। तो ये चीजें जो है वो बच्चे देखते हैं, सारी चीजें उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आज हमारे पापा के हाथ का हम खाना खाएंगे, आज पापा ने ये सब्जी बनाई। तो ये सारी चीजें हमको ये घर में इस तरह से बच्चों के सामने, ये संस्कार है एक तरह की, ये उनको ऐसे संस्कार देना चाहिए और अच्छी अच्छी बातें। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बच्चों को प्यार करो, जैसा कि आपने बताया, जहां डांटना है वहां डांटिए, एक आध थप्पड़ भी लगाइए। आजकल नहीं लगाते, आजकल मारना यानी बिल्कुल स्कूल में बैन हो गया कि मारना नहीं है बच्चों को। लेकिन अपने समय में क्या था, जितनी पिटाई पड़ती थी उतना बोलते थे ना, छड़ी पड़े छम छम और विद्या है गम गम, ठीक है ना। तो पहले मार के डर से करते थे, लेकिन मारना मतलब इतना ज्यादा भी नहीं मारना, एक आध कभी गलती की तो एक आध थप्पड़ भी जरूर। जैसा आपने कहा कि डांटना भी बहुत जरूरी है, प्यारी प्यार मत करो, डांट ही डांट मत, बार बार मत डांटो, प्यार के समय प्यार, डांट। सोते समय भी उनको, उनके समय अच्छे से प्यार से सुलाओ उनको, बच्चों के। जब वो सो रहा है तो उसके सिर पे हाथ फेर दो, बेटा सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी माँ ने मेरे सिर पे हाथ फेरा। आप तो ये बात करते हैं, दादी लोग क्या करती है, पिता बच्चा सोता है, जब तक वो 2-2 3 बच्चों का बाप हो जाता है, पर जब बच्चा सोता है उसका, तब वो क्या करता है, बेटा सो जा। यानी इतना बड़ा बेटा 40 साल का, 45 साल का, तो भी दादी उसके सिर पर हाथ रख के बोलती है, बेटा सो जा। कितना अच्छा लगता होगा उसको। तो ये खाली बच्चों की या माँ की या दादी की बात नहीं है, हर घर की बात है। तो इस तरह से हमको बच्चों को संस्कार देना चाहिए। और शाम सुबह तो सब अपने अपने भाग जाते हैं, कोई टिफिन लेता है, कभी अलग अलग सब खाना, लेकिन शाम को खाने की टेबल पे सब साथ बैठे, तो सब अपने मन, सबसे पूछो कि आज क्या हुआ। पिता अपना एक्सपीरियंस
सुनाएंगे कि हमने ऑफिस में ऐसा हुआ, माँ अपने ऑफिस की, अपने घर की देखो ऐसा, सब अपनी अपनी। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आपस में। बच्चे को यदि प्रॉब्लम, बच्चे के पापा मेरे को ये नहीं आता, मैं इसने मेरे के साथ ऐसा किया तो मुझे क्या करना चाहिए, पिता को समझना चाहिए। पिता की प्रॉब्लम भी सॉल्व सब मिलके करना चाहिए, माँ की प्रॉब्लम भी सब सॉल्व। बच्चे को काम करना सिखाइए ना, क्यों नहीं सिखाते? बच्चे सिर्फ पढ़ाई के लिए या इसके लिए नहीं है, बच्चों को भी छोटी छोटी बातें भैया। नेटवर्क प्रॉब्लम है शायद दीदी के यहाँ। लॉकडाउन में बहुत बच्चे बहुत कुछ सीख गए, अभी थोड़ा बहुत माँ का सहयोग देते रहे, काम करते रहे। आज वापस जब जॉब पे गए तो उनको वही चीजें काम। संस्कार ये छोटी छोटी सी सुबह से लेकर बच्चों को हमें देती है। नमस्कार। बहुत सही कहा। अभी मैं जहाँ रह रही हूँ उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद में 10 लाख बच्चे जो है यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षा के लिए रहते हैं। यूपी में जल्दी शादियां हो जाती है, 21-22 साल में शादी कर देते हैं जी। बच्चे जो है वो 12-13 साल की उम्र में गांव छोड़ करके शहर में आ जाते हैं, सारे त्योहार गांव में मनाते हैं। तो गांव और शहर का संबंध भी स्वस्थ है। लड़का इतना अच्छा खाना बनाता है। 2 दिन से मैं बिस्तर पे पड़ी थी, आज ही मैं उठी हूँ। मेरे बच्चे आकर के मुझे कढ़ाई पनीर, तो किसी दिन चिली पनीर, और ये बना करके, लड़के बना करके मुझे खिला के गए हैं। बोले माते नहीं, आपको अच्छा खाना सर्दी में खाना नहीं खाते बनता ना। तो हम गुरु शिष्य परंपरा में रहते। तो यदि वो बीमार होंगे तो मेरी माँ भी रहती तो बुला लेती, जा उसको बुला ले तो खाना खा के जाएगा। तो लड़का पूरा अच्छे से खाना बनाता है। शादी हो जाती है, फिर लड़की भी आ जाती है लड़के के साथ। बच्चे जो होते हैं वो दादा दादी के पास छूट जाते हैं। उनको दादा दादी बड़े करते हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ रह के पढ़ाई करेंगे। सुबह का खाना हस्बैंड बनाएगा, शाम का खाना वाइफ बनाएगी। दोनों गवर्नमेंट जॉब क्रैक करेंगे। आपको पता ही है कि इलाहाबाद जो है वो हब है पूरी परीक्षाओं का। साथ में काम करते हैं और माता पिता भी बोल देते हैं कि नहीं, बच्चों को हम संभालेंगे। बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लग रही है, आपसी सामंजस्य भी है, परिवार एक है। यहाँ पर मैं बुजुर्गों की बहुत अच्छी हालत देख रही हूँ, मध्य प्रदेश से काफी बेहतर। सम्मान भी है। पापा मम्मी यदि बाहर जाते हैं, कोई सामान उठा के रहता, कोई बिना पहचान का बच्चा भी यदि जा रहा होगा, वो बोलेगा दादा मैं छोड़ के आता हूँ। ये संस्कार। तो हमें माता पिता को भी दायित्व रखने पड़ेंगे, बेटे बहू को भी अपने दायित्व रखने पड़ेंगे, तब जाके बच्चे पढ़ेंगे। तो बहुत सही कहा दीदी ने कि ऐसा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद शकुंतला जी। अब मैं, हमारे बीच भावना बर्वेज जी उपस्थित हैं, उनको बुलाना चाहती हूँ। वो आप सभी को बाल संस्कार पाठशाला के बारे में कुछ बताएंगे। भावना दीदी, स्वागत है। जी, नर्मदे हर सभी को। अखिल भारतीय नार्मदीय ब्राह्मण महिला महासभा अध्यक्षा आदरणीय सरिता दीदी व उनकी समग्र इकाई तथा आज की विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मीनाक्षी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, और उन्हें नमन मेरी तरफ से। मैं डॉक्टर भावना बर्वे बाल संस्कार पाठशाला की उपयोगिता के मूल रूप को आप सभी के समक्ष थोड़ा सा रखना चाहती हूँ। हमारा जो सनातन धर्म है उसमें संस्कारों का विशेष महत्व होता है, और जो उनके सिद्धांत होते हैं, संस्कारों के जो सिद्धांत है वे पूर्णतः विज्ञान पर आधारित है, वैज्ञानिक है। ये तो आप सभी को पता है। तो हम उसके आधार पर बच्चों को समझा सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे प्लस पॉइंट है। बाल संस्कार पाठशाला में हम ज्ञान मार्ग द्वारा बच्चों को शारीरिक, मानसिक एवं बुद्धि के समग्र विकास को शुद्धता एवं बल प्रदान कर सकते हैं। कि उन्हें शारीरिक विकास तो होगा योग द्वारा,
बाकी अन्य जो विषय है हमारे, उनके द्वारा उनका मानसिक विकास होगा, बुद्धि बहुत मजबूत होगी और उसका विकास होगा, और साथ में शुद्धिकरण होगा। शुद्धिकरण कैसे? जैसे डॉक्टर मीनाक्षी दीदी ने भी अभी हमें बताया कि संस्कार का अर्थ क्या होता है। तो मेरा जो सूक्ष्म बुद्धि है वो ये कह रही है कि दीदी ने जो बताया वो तो बृहत रूप था। मैं यहाँ बिल्कुल संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ कि संस्कार का अर्थ होता है परिमार्जन करना या शुद्धिकरण करना किसी भी चीज का, अंदर जो है उसका, सबका, या तो स्वरूप बदल देता है मतलब जो है उसको परिमार्जित करना। तो ये जो संस्कार, बाल संस्कार पाठशाला है, इसके द्वारा हम बच्चों को पूर्ण समग्र विकास करेंगे, और जिससे भविष्य में यह जो बाल वृंद है, अभी जो बच्चों का समूह है, ये समाज के समक्ष अपने आदर्श रूप को परिभाषित करेगा, जिससे हमारा समाज भी आदर्श रूप लेगा। क्योंकि जो शिक्षा का प्रवाह है, चूंकि इस तरह बहता है कि बड़ों से छोटों की ओर आता है, तो इसमें हमारा ही कर्तव्य है कि हम बच्चों को इस तरह के संस्कार का ज्ञान दें और हमारे कर्तव्य का हम पूरी तरह पालन करें। ये बहुत जरूरी है कि हम सब हमारे संस्कारों को पहले स्वयं जाने, उसके बाद हमारे बच्चों को उसका ज्ञान दें। तो जिससे जो हमारे बाल संस्कार पाठशाला है पूर्णतः सफल रहेगी, ये हम सबका प्रयास रहेगा। और आदरणीय सरिता दीदी और मीनाक्षी जी का मार्गदर्शन रहेगा, और हमारी समग्र इकाई में और भी बहुत प्रबुद्ध महिलाएं हैं, उन सभी का मार्गदर्शन रहेगा। और मुझे उम्मीद नहीं, पूर्णतः विश्वास है कि हमारी बाल संस्कारशाला सदैव चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, और जो उसका उद्देश्य उस पर पूर्णतः सफल रहेगी। बस यही कहना चाहूंगी, और धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच अगर कोई अभिभावक, हमारे बीच बहुत सारे अभिभावक और बच्चे भी उपस्थित हैं, तो अगर वो कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो मीनाक्षी जी से पूछ सकते हैं। स्वागत है। दीपिका जी पेरेंट्स आके पूछें। दीपिका जी। हाँ जी, मैं दीपिका उपाध्याय, मैं नवी मुंबई से जुड़ी हूँ। मैं यहाँ काफी समय से आप सभी को सुन रही हूँ। मेरे मन में एक बात है जो मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाहती हूँ। ये विचार है, मैंने सबको देखा यहाँ पे, हमारी विशेष रूप से हमारी जो अभी जो इस समय जो हमारी जो माता पिता की पीढ़ी है, इनमें मैंने ये चीज देखी, और इनके पहले वाली पीढ़ी में भी जो हमारे मम्मी पापा थे, उनमें मैंने ये चीज देखी कि विवाह के समय क्योंकि विवाह करने में ब्राह्मण का होना आवश्यक है, वर को ब्राह्मण होना चाहिए, इसलिए विवाह के एक दिन पूर्व वर का जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार होता है, जो सीधे 6 धागे का उसको यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है। इसका तात्पर्य ये है कि जो वर है उसकी शिक्षा दीक्षा वाले जो ब्रह्मचर्य को स्किप करके सीधे उसको गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट कराया जाता है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो इतने समय से, काफी सालों से, और मैं बहुत समय से सुनती भी आ रही हूँ कि संस्कार दिए जाएं, तो माता पिता जो है वो बच्चे को 6 या 8 वर्ष की आयु से, जैसा कि पहले भी होता था, 8 वर्ष की आयु से 15 वर्ष या 25 वर्ष आजकल जो है, जैसे कि हमारी 4 जो हमारी उंगलियां हैं, ये 4 उंगलियों में ये जो छोटी आयु, ये हमारा ब्रह्मचर्य है, जिसमें जिम्मेदारियां कम होती हैं, लेकिन इंडिविजुअल बच्चे की अपने आप को ब्रह्मचारी रखने की जिम्मेदारी होती है उसके ऊपर। तो ये ब्रह्मचर्य का वो पालन करे। फिर वो एक बड़ी जिम्मेदारी जो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत आती है, जिसमें सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारी, सामुदायिक जिम्मेदारी का महत्व, और जो बड़ी जिम्मेदारी है बड़ी उंगली की तरह, इसका पालन करें। अब हम क्या करते हैं कि गृहस्थ आश्रम में तैयारी कर, उसमें अंदर आने के पहले उसकी जो तैयारी ब्रह्मचर्य आश्रम में होनी चाहिए, वो तैयारी किए बगैर ही हम उसको गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करा देते हैं। तो क्योंकि हमने उनको ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं प्रविष्ट कराया, उसके बाद फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चे में ब्रह्मचर्य नहीं है। यानी ब्रह्मचर्य का, जैसे कि गीता में भी बताया गया है कि आप 14वां या 13वां अध्याय पढ़ें, जिसके अंदर कहा गया है कि हमारा शरीर क्षेत्र है,
14वें अध्याय में कहा गया है कि जो हमारे त्रिगुण जो होते हैं उसका किस प्रकार से हमको पालन करना चाहिए, उसको किस तरह से हमको किस तरह से हमारे शरीर को उसको स्वच्छ रख के, एक मंदिर की तरह स्वच्छ रख के हमको आगे बढ़ना है। तो गृहस्थ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी का पालन करते हुए जब हम बहुत सारे हमारे बच्चों को हम देखते हैं कि अरे, फिर बाद में हम शिकायत करते हैं इसको स्ट्रेस हो गया, इसको हार्ट अटैक आ गया, इसको देखो आजकल तो बच्चे ब्राह्मण रहे ही नहीं है। ऑब्वियसली बच्चे खंडवा में बड़े नहीं होंगे, बच्चे आपके घर में आपके साथ बड़े नहीं होंगे, अब वे विदेश जा रहे हैं। अब आपको अगर 25 वर्ष की आयु में बच्चे को विदेश भेजना है तो उसके गले में 8 वर्ष की आयु में अगर आपने ये ब्रह्मचर्य के वो 3 धागे उसके संकल्प के रूप में डाल दिए कि तू आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, क्योंकि गृहस्थ में प्रवेश करने का मतलब ब्रह्मचर्य का छूटना नहीं होता, एक और जिम्मेदारी का ऐड होना होता है। हर आश्रम के साथ पूर्व आश्रम नहीं छूटता है, बल्कि एक और जिम्मेदारी के साथ में वो ऐड होता है। तो तात्पर्य कहने का मेरा ये है कि संस्कार सिर्फ ये कि बड़ों का सम्मान वो अपने आप करने लगेगा अगर वो गायत्री और वेद से जुड़ जाएगा। अगर वो मन से, तन से, पूरी तरह बुद्धि से शुद्ध पवित्र है तो वो अपने आप ही स्त्रियों का सम्मान करेगा ही, क्योंकि वो गायत्री से जुड़ गया है, क्योंकि उसके मन में पवित्रता है। अगर वो 8 वर्ष की आयु से लगा के 25 वर्ष की आयु तक अपने खान पान, अपने त्रिगुणों का ध्यान रखते हुए अपना खान पान कर रहा है, अपने मन, वचन, शरीर सबको शुद्ध रख रहा है, तो फिर हमको ये टेंशन नहीं होगी कि वो न्यूयॉर्क में जब 25 बच्चों के बीच में वो किसी क्लब में खड़े होकर पार्टी कर रहा है तो भी मेरा बच्चा वहां पर ब्राह्मण रूप में पवित्र ही खड़ा हुआ है। कोई भी हॉस्टल में रह रहा है या कोई लड़के, भले ही उसके चारों तरफ डेटिंग की बातें चल रही हो, भले ही से लड़के लड़कियां आपस में बहुत अफेयर्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन चाहे चारों ओर आग लगी हो, मेरा बच्चे को वो आग के लपटे नहीं छुएंगे अगर मेरा बच्चा ब्रह्मचारी है। वो ब्रह्मचर्य का तेज जो है वो 8 वर्ष या 12 वर्ष कम से कम उस आयु तक कर दिया जाए, उसमें यज्ञोपवीत के वो धागे डाल दिए जाए। कृपया करके मेरा बहुत आग्रह है, यहाँ पर अभी काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं सभी माताओं से यह अनुरोध करती हूँ कि अपने बच्चे की का यज्ञोपवीत संस्कार, उसको गायत्री के उसके जो उसके संध्या का जो उसका नियम है, जब तक वो बच्चा अपने 108 की गायत्री की माला नहीं फेर लेता तब तक उसके मुख में एक कण भी अन्न का नहीं जाएगा, वो तब तक शुद्ध। और इतना हो जाता है, मैंने तो देखे हैं मेरे घर के बच्चों को, जो मेरे भाई के घर में भी जो बच्चे हैं और अन्य जो बच्चों को मैंने जो यज्ञोपवीत कम आयु में जिनकी हो गई, उनको देखा है कि माँ नहीं भी उठाए बच्चे को तो भी बच्चा सुबह से उठ के, आज परीक्षा है, आज एग्जाम, फाइनल एग्जाम है, बच्चे को 7 बजे घर से निकलना है, वो 5 बजे उठ के यज्ञोपवीत के अपने संध्या को पूरा करता है, अर्घ्य देता है, आचमन करता है और 5 बजे उठ के अपनी 20 मिनट की वो काम करता है। तो मेरा आग्रह यही है कि ये कंडीशनिंग, फॉर्मेटिव एज में ये कंडीशनिंग होती है, बाद में हम एक्सपेक्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बाद में फिर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे। मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने काफी लंबा खींच लिया इस बात को, लेकिन ये एक आधारभूत मुझे लगता है कि संस्कार है जो सभी समस्याओं से बचा लेगा। मीनाक्षी जी अगर इस पे और प्रकाश डालेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मेरा जो पहला दूसरा व्याख्यान था वो यज्ञोपवीत से ही चालू हुआ था, जो शंकर की यज्ञोपवीत से था। उसके बाद एक बहुत अच्छी चीज है कि 17-18 लोगों की बच्चों की अल्पायु में, मतलब 11 वर्ष से पहले, वैसे ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष है और अधिकतम सीमा 12 वर्ष है। तो बहुत सारे परिचितों का फोन आया, हमने यज्ञोपवीत कर दी। सोशल मीडिया पर भी मैं देखती हूँ, उनके फोन भी मैसेज आते हैं कि बड़ी करी दियो हम न जन्यो, है ना। तो ये चीज हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जो वालीपुर धाम है, अभी हम लोग वहां पर भी होके आए हैं, तो वहां से भी हम लोग संयुक्त रूप से कर रहे हैं। वालीपुर में अभी इसी समय, मतलब जो अभी शादी ब्याह के जितने भी मुहूर्त आ रहे हैं उसमें 200 से ज्यादा यज्ञोपवीत हुई है और सभी बालकों की हुई। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया। मेरे मामा के बच्चे, काका के बच्चे
बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनके यज्ञोपवीत अभी हो गए। मैंने वही कहा कि जरी की साड़ी को छोड़ ही दो, जरी की साड़ी नहीं भी मिलेगी ना मामा के घर से, चलेगा, साधारण कर दो। जरूरी नहीं कि वृहद कार्यक्रम करो, पर संस्कार करो। तो इसमें बहुत बड़ा चीज आ रहा है, लोग भी समझ रहे हैं इसको कर भी रहे हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि वो तेज आएगा और उसको संस्कारित करना। ये तो 16 संस्कार मैं, आप यज्ञोपवीत का कह रहे हैं, मैं अन्नप्राशन से, सीमंत संस्कार से उठाती हूँ इसको। गर्भिणी का सबसे पहली जो चाक पर मिट्टी रखी जाती है ना, वो गर्भिणी की होती है। उसको संस्कारित 9 महीने सब कुछ भूल जाइए, माँ ये भूल जाए कि वो व्यक्ति भी, वो एक आवरण बन जाए पारिवारिक परिवेश का, इसका नेगेटिव कोई भी अंदर नहीं आने दे, पॉजिटिव सब आने दे, अभेद्य भित्ति बने, वहां से संस्कार करना। यज्ञोपवीत एक मोड़ है, महत्वपूर्ण मोड़ है, तो वो तो है और हो रहा है समाज में। अब सब यज्ञोपवीत के लिए जागरूक हो रहे हैं और वालीपुर जैसा स्थान यदि हमारे लिए है तो हम लोग भाग्यशाली है कि जहां पर हर वर्ग जो है वो निश्चिंत होकर कर सकता है। जिसको शाही करनी है वो शाही भी कर सकता है, जिसको सूक्ष्मता में निपटाना है पूर्ण विधि के साथ वो निपटाए। वहां विधि के साथ कोई संक्षिप्तता नहीं है, केवल बजट के साथ। अधिकतर शादी में बजट के कारण ही हम लोग दोनों इकट्ठे करते हैं ना, तो ठीक है। पेरावनी नहीं आएगी तो पेरावनी से क्या होता है, पेरावनी से कुछ नहीं होता। एक मैडम और मैं ऐड करना चाहती हूँ, इससे अलग विषय, जैसे कि बताया कि जब बच्चे, जैसे शगुन आंटी ने बताया कि जब बच्चे पढ़ रहे हों उस समय ध्यान दें, क्योंकि हमारी आज की जितनी भी माताएं हैं सब पढ़ी लिखी हैं और अच्छी उच्च शिक्षित हैं, मींस क्वाइट अच्छी, वेल एजुकेटेड। मेरा आग्रह ये है कि अपनी शिक्षा का वहां पर भी उपयोग करें कि जो बच्चों के टेक्स्ट बुक में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये जो वाम रचित इतिहास हो चाहे वाम रचित, ये ज्यादातर जो पुस्तकें हैं ये मिथ्या तंत्र की पुस्तकें हैं। इसमें बहुत सारी मिथ्यावादी बातें जो कही गई हैं, उसमें ऐसी कोई भी बात जब बच्चे पढ़ रहे हो, प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट व्हाट दे आर रीडिंग, and if you find something that is defaming or something that is blaspheming our Hindu culture, हमारे ब्राह्मण, विशेष रूप से ब्राह्मणों पर कटाक्ष रहते हैं टेक्स्ट में बहुत सारी जगहों पर, और हमारी जो मातृभाषा है उस पर विशेष रूप से, क्योंकि अब मैं ये देख रही हूँ अर्बन एरिया में विशेष रूप से, बिकॉज आई एम ऑल्सो मैथ्स एंड साइंस टीचर, बट मैं फिजिक्स और मैथ्स की टीचर होने के साथ साथ मेरे विशेष रुचि संस्कृत और हिंदी में भी है। लेकिन मैं ये देख रही हूँ, अपने ही बच्चों में देख रही हूँ कि हिंदी विषय जो है उनका विशेष रूप से कमजोर हो रहा है। हिंदी वो पढ़ना नहीं चाहते, हिंदी वो लिखना नहीं चाहते। तो ऐसी स्थिति में मैं ये भी आग्रह करूंगी कि बच्चों की हिंदी, बच्चों की भाषा पर विशेष ध्यान दें। और जो वो लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आज वो चैप्टर मुगल काल के या मध्यकालीन इतिहास के विषय में पढ़ रहे हैं, तो प्लीज गो थ्रू दैट चैप्टर बिफोर दे कम टू रीड इट एंड कलेक्ट द इंफॉर्मेशन वॉट एवर यू कैन एड अपॉन इट, so that they should not develop any kind of prejudices in their mind. क्योंकि बच्चों के मन मस्तिष्क में इतनी ज्यादा वामपंथी विचारधाराएं और इतनी ज्यादा कॉन्वेंटी विचारधाराएं और सेकुलर विचारधाराएं भरी जा रही हैं कि आज वो ओपनली भी हमारे हिंदू जो उच्च कोटि का जो हिंदू संस्कृति है उसको डिस्कस नहीं करना चाहते। तो ये हमको पढ़ने के दौरान, कोई सीरियल साथ में बैठ के देख रहे हैं उस दौरान, या मान लीजिए कोई न्यूज आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं उस दौरान, या दिया बत्ती के बाद, आरती के बाद, आरती में आए हुए कुछ शब्द हैं, जैसे कि एक आरती है अपनी अम्बे गौरी की आरती, 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ये 64 योगिनी का मतलब क्या है? तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। महिषासुर मर्दिनी मतलब क्या है? तो जो आरती में वो लोग जो शब्द सुन रहे हैं उनको सिर्फ ऐसे टोटा रतन की तरह उनको बस गाने मत दीजिए, उनपे मींस प्लीज कीप ऑन एडिंग थिंग्स व्हाइल वी आर डूइंग। जैसे 64 योगिनी का मतलब होता है 64 कलाएं होती हैं और हर कला में एक एक योगिनी निपुण है डीपली। तो
तो यहाँ पर से साफ जाहिर हो जाता है कि हिंदू धर्म में स्त्रियों के लिए किसी तरह की शिक्षा पाने पर निषिद्धता नहीं थी, बल्कि वो उच्च कोटि की शिक्षिकाएं थी, क्योंकि वो अपने अपने उसमें कलाओं में महारत हासिल की। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि जिन जिन चीजों से जहां जहां सूक्ष्म रूप से आप देखती हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने हिंदू धर्म, अपने ब्राह्मणत्व को ऐड कर सकते हैं, वहां प्लीज उसमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उनके पढ़ने से पहले अपने पास ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करके उनको ऐड कर दीजिए कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सूत पुत्र कर्ण है तो सूत पुत्र कर्ण नहीं है, सूत पुत्र होकर भी वो अंगराज बन गया। जयद्रथ का सेनापति, जरासंध का सेनापति का बेटा होता है एकलव्य, वो कोई आदिवासी बच्चा नहीं है। या इस तरह की किसी भी प्रकार से ये मत उनको मन में आने दीजिए कि ब्राह्मणों ने जो है, ब्राह्मणों वो हो गए, भ्रष्ट हो गए, या ब्राह्मणों ने ऐसा कर दिया, ये कर दिया। नहीं, हम खुद ब्राह्मण हैं और हम बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। गुरु गोविंद, हमारे जो गुरु गौरपाद जो थे, वो तो शंकराचार्य के गुरु थे, जिनको प्रसन्न करने के लिए नर्मदाष्टकम वो किया गया। वो जगत गुरु शंकराचार्य के गुरु जिस श्रेणी के हैं, हम उनके वंशज हैं। तो ऐसी उनके अंदर वो गौरव हमको डेवलप करना है। आपका माइक म्यूट हो गया दीपिका जी। मेरा बस यही आग्रह था कि आरती के बाद अपनी भारत माता जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, ये बात उनके भीतर हर रोज डाली जाए, ताकि जीवन में कभी भी हो कि न जन्मभूमि को छोड़ेंगे न जननी को छोड़ेंगे। जी जी जी, भगवान के आगे दिया लगाएंगे तो मन में ये इन चीजों के लिए भी अपने मन में वो धारण करके रखेंगे। बस मेरा इतना ही आग्रह है। धन्यवाद, थैंक यू मेरे को बोलने के लिए, बोलने देने के लिए। और भी कोई अभिभावक कुछ पूछना चाहे मीनाक्षी जी से तो पूछ सकते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? नमस्कार, नर्मदे हर, मैं संध्या पाराशर कल्याण से बोल रही हूँ। मीनाक्षी जी, पहले भी आपको सुन चुकी हूँ, रियली बहुत अच्छा लगा सुनने में। और आपने जो कहा उसमें मैं एक चीज और ऐड करती हूँ। आज सही में जो संस्कार है, वेरी सॉरी टू से, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि 100% अगर बच्चा नहीं है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल उसकी मम्मी ही है। आज अपने यहाँ पे समाज में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो पढ़ी लिखी नहीं है। आप बचपन से बच्चा केजी में आया और उसको ट्यूशन भेजते हो, ABCD के लिए आप क्या ट्यूशन भेजते हो? आप उतना तो खुद पढ़ा सकते हो बच्चे को। मेरे को ये लगता है 5th 6th तक अगर डफर से डफर माँ होगी, ठीक है, अगर वो माँ कैसे भी धक्का स्टार्ट होके भी 6th 7th हुई है या 10th तक पहुंची हैं, आप 5th 6th तक अपने बच्चे को पढ़ा सकते हो। आप ट्यूशंस मत भेजो। और जब आप आपके बच्चे को पढ़ाते हो, उसके जो ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन यू एंड योर किड। अपने आप संस्कार आते। और आजकल जो अंकल आंटी और ये सब चालू है, ये मैं 100% मम्मी को ही दोषी मानती हूँ। पापा तो घर पे रहते नहीं है। मम्मी खुद, आज मेरी माँ भी है, मैं बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, लेकिन आप अगर कल्याण समाज में पूछोगे, हमारे समाज में किसी को कुछ पूछना होता है तो बोले नहीं संध्या दीदी से पूछो, वो अपने को बराबर, मतलब घमंड से नहीं बोल रहे, पर मुझे अच्छा भी लगता था। और मेरी मम्मी जब मुझे गाइड करती थी तो क्या बोलती थी, तू भले ही कर मत, लेकिन तुखयो मानो तो अपनामा असो होवच। तो दिस वर्ड, नाउ आई एम 50+, बस वही चीज अभी तक दिमाग में है। बीइंग अ प्रोफेसर आल्सो, दीज ऑल थिंग्स आई कैरी। अपने संस्कार अपने में है, अपने को पता है बारीक से बारीक चीजें। शौक भी था, अच्छा भी लगता था सीखने में। और मेरे को ये नहीं लगता, हर मम्मी अगर बोलेगी बेटा यो अपनामा होज, तू कर मत कर, पर असो अपनामा होज, तो अगर मम्मीज डालेंगी ना तो बच्चा बराबर करेगा। आज मम्मी आई, नहीं बेटा उसकी स्टडीज है। अरे स्टडीज कौन सा रॉकेट साइंस आप करते हो? आप सुबह से शाम तक आपके बच्चे को पढ़ा के भी 90 लेके आ रहे हो, कौन सा 100 में से 100 ला रहे हो? और अगर आपका बच्चा, तुम बोलते हो कंपटीशन में, आज
नन ऑफ द मुस्लिम्स। आज तुम बोलते हो मुस्लिम ऐसे करते ऐसे करते, अरे वो उसके बच्चे को समाज अपना क्या है वो इनकलकेट करते, बच्चा पैदा हुआ तो तुम क्या बताते हो? एक गायत्री मंत्र अगर तुम अपने बच्चे को नहीं बता सकते, बचपन से पैदा हुआ है, तुम क्या बताते हो अपने बच्चे को? और ये मुस्लिम ऐसे, मुस्लिम ऐसे, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस उन लोग तो बोलते हैं गो टू मंदिर, गो टू मस्जिद। हम बोलते हैं अगर मेरे घर पे पूजा हो रही, नहीं नहीं बेटा प्रसाद मत ले, तू तो जा कॉलेज, चलेगा चलेगा। अगर आपने एक भी दिन नहीं बेटा अपना अष्टमी का हवन हो, बेटा तेरे को रुकना ही पड़ेगा। नहीं अगर तू टिफिन ले जा सकता, आज तेरे को फास्ट करना पड़ेगा, शाम को आके खा लेना बेटा, या 12 बजे के बाद तू कुछ खा। तो अगर मम्मी इनकलकेट करती है ना तो ये प्रॉब्लम्स नहीं अराइज होंगे। आज अपन समाज के लिए सब इतना कर रहे हैं, लेकिन समवेयर और दी अदर पेरेंट्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर किड्स। आप अगर घर पे कोई मेहमान आता है तो उसको इंट्रोड्यूस नहीं करा, नहीं नहीं मेरे बच्चे का 10th है वो बिल्कुल नहीं आएगा मेहमान। आई हैव सीन द हाउसेस हमारे यहाँ पे, नहीं कोई हमारे यहाँ मत आ जाओ, वो व्हाट्सएप पे आ जाता है मेरे बच्चे की 10th की एग्जाम इधर से इधर तक है। एंड आई एम वेरी प्राउड, मेरे पापा ने मैंने विशारद किया है भरतनाट्यम में, आई हैव मास्टर्स डिग्री इन भरतनाट्यम, लेकिन मैंने 10th और 12th में कभी भी नहीं छोड़ी। पापा बोले ज्यादा से ज्यादा, और मेरे अगर कोई गेस्ट आते थे, क्योंकि पापा भी समाज सेवक थे, तो पहले से ही हमारे यहाँ बहुत गेस्ट वगैरह का आना था, तो मम्मी बोलती थी बेटा थोड़ा परसेंटेज कम आएगा, ऐसा ज्यादा कहीं नहीं होएगा, तू फेल नहीं होएगी, तो तू थोड़ा उठ और घर में काम कर। तो ये सब इसमें अगर हम हैं तो सही में हाँ ठीक है, परसेंटेज कम आए, पास तो हो गए, अपन तो ऑलराउंडर है। तो ये अगर पेरेंट्स कर रहे हैं तो सही में अपने बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और मुझे अ गर्ल मतलब एक वर्सेटाइल, उसको कहीं भी खड़ा करो, शी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, और मुझे वही बच्चे अच्छे लगते हैं। लड़की है मतलब सिर्फ किचन किचन नहीं, पढ़ाई में भी उतनी चाहिए, स्पोर्ट्स में भी उतनी चाहिए, और हर चीज में चाहिए। बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मेरा घर गुरुकुल था, 6 काका, 5 मामा, बुआ के बच्चे सब हमारे घर पढ़ने आते थे। हम 4 भाई बहन। घर बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं था। दीदी एडिशनल कलेक्टर है अभी, मैं प्रोफेसर हूँ, बीच वाली दीदी भी अपना काम करती है। मम्मी बहुत वो थी, हमने मम्मी की झाड़ू बर्तन सब खाई है, कोई भी एक आयुध मम्मी का बचा नहीं है जो हमने खाया नहीं है। और मेन मतलब जब एग्जाम होए आगे बढ़ाता है नहीं, और जब एग्जाम होए नहीं तब मम्मी छुट्टी पर मतलब करो, तब ऐसा कुछ नहीं होता था कि भाई एक ही एग्जाम से करनी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हॉस्पिटल, जिला हॉस्पिटल पास में, तो कोई भी पेशेंट आएगा तो फिर पूरी जिम्मेदारी, उसको देखने वालों की जिम्मेदारी सब हम बहनों के सपोर्ट। अच्छा, और पापा मेरे चेकिंग स्टाफ में थे, तो जितने कैंसर पेशेंट्स आते थे सब पहले हमारे घर पे आते थे। पापा हॉस्पिटल का अपॉइंटमेंट लेते थे, तो उनका 1 टाइम का या 2 टाइम का खाना पक्का हमारे घर से, फिर वो थोड़ा बहुत रिलेशन निकालते थे, फिर किसी के यहाँ जाते थे। तो हम लोग तो हैबिचुअल हो ही गए थे कि भाई कोई भी आया अपने को बनाना है। और एक बार मैंने बोला था पापा अपन ने क्या ठेका लेकर रखा है, मैंने छोटी थी, अब सबके लिए बनाना, तो पापा अपन ने कहीं ठेको लिखा रखे कहीं सबको जेका रिलेटिव छे वे लिखा जाएगा। तो पापा ने मुझे डांटा था, आज का बाद ये शब्द बोलजे मत, और मारा ऐसा कमाई रहो, तुम लोग कमाई नहीं रहा है, यू आर अ स्टूडेंट। और वही चीज उन्हें आज तक रखी है। आज भी मेरे घर पे मैं कमा रही, भाई कमा रहा, एवरीथिंग, लेकिन अनाज और दूध पापा भरते हैं, और पापा बोलते हैं जब तक मैं हूँ मेरे घर पे लोग आएंगे, मैं हेल्प करूंगा, ना मुझे बहू के साथ चाहिए ना बेटी के चाहिए। और फिर जो एक ही टाइम में डांट दिया, नहीं बेटा कोई मुसीबत में अपने घर पे आता है, खुशी में वो नहीं आएगा, पर मुसीबत में आया, इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प हिम। तो वो दिन है, और आज के दिन कोई शब्द नहीं। प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही है, प्रियंका जी कुछ बोलना चाह रही है। दीदी नर्मदे हर दीदी, दीदी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा बेटा बहुत हाइपर एक्टिव है, और मुझे अक्सर मतलब सोशल जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे यही सुनने को मिलता है कि क्या खा के पैदा किया था, मतलब मैक्सिमम यही सुनने को मिलता है। बट मेरा आपसे यही पूछना है कि जैसे चाणक्य नीति में कहा जाता है कि बच्चा 5 साल तक हमको बच्चे को बहुत प्यार से रखना चाहिए, तो किस हद तक हमें इसे मानना चाहिए कि 5 साल का हो जाए उसके बाद हमें उसे मारना कूटना स्टार्ट कर देना चाहिए, कि मतलब उसको कंट्रोल कैसे करूं मैं एक्चुअली ना, मतलब मानना तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अब मैं खुद इसके खिलाफ हूँ।
आंख का डर होना चाहिए। हाँ, यही मैं पूछना चाह रही थी। बस आंख का डर जो है उससे बच्चा उद्दंड नहीं होता, मारोगे ना तो वो पिट्टार, जिसको निमाड़ी में बोलते हैं पिट्टार हो जाएगा, वो कोई मतलब नहीं है। आंख का डर मतलब एक बार यदि आपने देख लिया, उसके लिए स्ट्रिक्ट बनिए। माँ एक बार बोलती है नहीं आज ये बना है ये खा लो, बच्चा बोलेगा मैं नहीं खाऊंगा, माँ तुरंत किचन में जाके दूसरा बनाने लग जाए। मेरे भाई को लौकी गिलकी नहीं पसंद थी, माँ ने 8 दिन बनाई लौकी गिलकी, जब तक उसने ये नहीं कह दिया कि मम्मी आप मुझे बहुत अच्छी लग रही। और शायद दीदी ने, मीनाक्षी दीदी ने, जब हमारी वो एक मीटिंग हुई थी उसमें आपने ये भी बताया था कि उसकी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए। अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा, ये मीनाक्षी जी से ही मैंने सुना था हाँ, वही कि मैं अगर चाह रही हूँ कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्स्ट्रा क्वालिटी होगी, उसको चैनलाइज कीजिए, उसको बिजी कीजिए उस चीज में। उसको म्यूजिक में डालिए, क्योंकि म्यूजिक मैं इसलिए हमेशा पसंद करती हूँ इस चीज को, क्योंकि वो कंसंट्रेशन सिखाता है, वो डेप्थ सिखाता है। एक और बात, जब बच्चा गाने सुनता है आप उसको उसमें भी संस्कार दे सकते हैं कि आप खुद ही थोड़े से क्लासिकल बेस्ड या जो शास्त्रीय हमारा परंपरागत संगीत है वो सुनिए। उससे क्या रहेगा, बच्चा कंसंट्रेट होगा। और आजकल के जो रिदमिक गाने सुनता है ना तो बच्चे वैसे ही चंचल है, ऊपर से और वो चीजें विचलित करती है। धीरे धीरे मेरा बेटा भीमसेन जोशी सुनता है, मेरी चारों संतानें मतलब दीदियों की भी बच्चे जो है वो भी सभी शास्त्रीय संगीत को ज्यादा पसंद करते हैं, कॉन्सेंट्रेट होते हैं ना, और अंदर भी ठंडक रहती है। तो बच्चे को संगीत में डालिए, आप वाद्य में डालिए, वोकल में डालिए, तो उससे वो उसकी एनर्जी कहीं तो खर्च होनी चाहिए, और ऐसे बच्चे रहते हैं। और जैसे कहा कि पूजा पाठ का, तो हमारे यहाँ कुंजिका हम शाक्त लोग हैं, तो मेरी बीच वाली इंदौर वाली जो दीदी है उसकी बेटी गुजरात कंपनी में काम करती है, वो एक गाउन खरीद के ले आई है, बोलती मौसी ये गाउन पहन लेती हूँ, कुंजिका कर लेती हूँ, अथर्वशीष कर लेती हूँ, टांग देती हूँ और ऑफिस चली जाती हूँ। आज तक उसका कभी नियम भंग नहीं होता। ये नियम है, नियम तो हमें सिखा, मैंने क्या कहा, यदि हम वैल्यू करेंगे तो बच्चे वैल्यू करेंगे। हम कहें बेटा तुम ये करो, माँ करती नहीं, घर में और कोई करता नहीं, तो बच्चा क्यों करेगा? बात यही है। बिल्कुल ये धन्यवाद दीदी। आप समाप्ति की ओर ले जाए कार्यक्रम को, आपकी इजाजत है सरिता दीदी? बहुत ही सुंदर आज के कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष श्रीमती शकुंतला भारद्वाज जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार देती हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला। अब मैं हमारी अखिल भारतीय नारमती ब्राह्मण महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारी नई पौध को समाज और हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक सार्थक सोच के साथ पहल की। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हमारी आज की वक्ता श्रीमती मीनाक्षी जोशी दीदी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। दीदी के बारे में तो कुछ भी कहना मतलब सागर में गागर भरने जैसा है। बहुत अच्छी चीजें दीदी आपसे सीखने को मिली, और आगे भी आपका इसी तरह मार्गदर्शन हमें मिलता रहे। इस मंच से एक और अनुरोध करूंगी, मैं भी बच्चों को ही पढ़ाती हूँ, मैं भी बच्चों को ही करती हूँ, पर मुझे सभी के हाथ चाहिए। मेरे पास महिलाओं के हाथ बहुत कम है, क्योंकि सभी आपके बगैर गाड़ी आगे जाएगी नहीं। वो गाड़ा खींचते हैं ना अपने आप, तो गाड़ा आगे जाएगा ही नहीं जब तक आप लोग साथ में नहीं है। तो विश्वविद्यालय डालना चाह रही हूँ मैं, वो डलने भी वाला है, तो आप सभी का मुझे सहयोग चाहिए। भारतीय संस्कृति को मैं किराए पर किसी को लाके पढ़वा नहीं सकती, आप ही लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ जानते हैं। बस आपको आकाश चाहिए, वो आकाश वहां मिलेगा आपको। बिल्कुल आइए। बिल्कुल, पूरा संगठन आपके साथ है। आपका साथ और सहयोग हमेशा बना रहे। दीदी 2 लाइन, नारमदी जागृति आई है, मीनाक्षी जी जो आई हैं, आपके जैसा रत्न पाकर अब नारमदी महिला आगे आई है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर प्रियंका, बहुत सुंदर। भावना दीदी बर्वे जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार। दीदी ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई, और साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं वर्षा पारे जी का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ दीदी।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया संचालन। तीन और तीन अध्यक्षा जी। बहुत अच्छी कहानियां सुनाती है, मैं भी सुनती हूँ मेरे बेटे के साथ रात में लगा देती हूँ, तो बहुत अच्छी कहानियां और बिल्कुल समय के अनुरूप रहती है वो, तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मीनाक्षी जी, मुझे आपसे एक बात कहनी थी लास्ट में, बस इतना पूछूंगी कि आपको कैसा अनुभव हुआ जब आप मोदी जी के साथ खड़ी थी? हम लोग तो मतलब हम लोग गज हो गया कि हम बता नहीं सकते कि हमको कितनी खुशी मिली है कि हमारे से कोई एक महिला वहां जाकर उनके साथ खड़ी है, और वो भी इतने हमारे हिंदू धर्म के, जिसको बोलते हैं ना सबसे बड़े वो है, जिसको बोलते हैं ना कि वो लेकर पताका, धर्म पताका लेकर चल रहे हैं, उनके साथ आपको कैसा महसूस हुआ? थोड़ा सा आप बता दीजिए। बहुत सहज सरल है, ऐसा लगा नहीं कि सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष से मिली मैं, एक साधारण से कमरे में है, जैसा ये मेरा कक्ष है बिल्कुल इतना साधारण सा। उन्होंने लगभग 15 मिनट की बात थी, 10 मिनट में बोलती गई, सुनते गए, 2 बार बस इतना कहा। जब मैं दर्शन में घुस जाती हूँ, आदत है क्योंकि पढ़ाती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ, तो ऐसे बोलते, हाँ मैं इतना शास्त्र तो नहीं जानता, इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, ऐसे बोलते हैं। मतलब इतना अच्छा लगा, और पूरे टाइम स्माइलिंग फेस, और सबसे बड़ी बात वो सुनते हैं, ऐसा नहीं कि उनको आता है रहने दो, इतना तो हमको पता है, वो खुद शंकर के लिए काम कर रहे हैं, उनको बहुत आता है। परंतु उसके बावजूद मैंने उनसे एक चीज बहुत अच्छे से सुनी, आप कितना बड़े भी हो जाओ, कितने ज्ञानी भी हो जाओ, पर हमेशा सुनने की क्षमता रखो। और ओरा है, सच में उनके पास जाती हूँ तो ऐसा लगता है ओरा है। तो मुझे एक और बात कहना थी कि अगली बार आपकी कभी भी कोई इस तरह के प्रशासनिक उनसे बात होती है, तो आप, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बोलो कि बच्चों को संस्कृत जरूरी कर दें सारे स्कूलों में, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे कोई एक बिल्कुल जिसको बोलते हैं फतवा जारी कर देना चाहिए कि सारे स्कूलों में बचपन से ही संस्कृत पढ़ाई जाए। मेरी सीएम से बात होने वाली है और गवर्नर से भी बात होने वाली है, दोनों की मीटिंग है। और मध्य प्रदेश में तो ये मैं बिल्कुल प्रारंभ पहली से, क्योंकि उत्तराखंड में पहली से हो गया है, हरियाणा में पहली से हो गया है, क्योंकि मैं सारे संस्कृत के केंद्रों से जुड़ी हूँ, तो वहां फर्स्ट ऑनवर्ड संस्कृत है। बहुत बढ़िया। तो अब मेरी खाली मेरी मतलब बड़ी दिली इच्छा है कि कम से कम हम ब्राह्मण, हम अपने बच्चों को हम घर में संस्कृत सिखाएं, हम लोग कोशिश करें कि हम बचपन से उनको संस्कृत के संस्कार दें, ताकि बीच में बोलना चाहूंगी, नर्मदे है, मैं ये बोल रही हूँ कि आपका प्रस्ताव बहुत अच्छा है वर्षा बहन का, कि संस्कृत के साथ ही एक बात और करी जाए कि जैसे 2 पंजाबी मिलते हैं, 2 बंगाली मिलते हैं, 2 गुजराती मिलते हैं, या और भी कोई मिलते हैं, तो वो तुरंत अपनी भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं। पर हम निमाड़ी मिलने के बाद भी, अभी मैं जब से सुनती आ रही हूँ आप लोगों का पूरा ये, निमाड़ी में कुछ ही बहनों ने थोड़े थोड़े शब्द बोले हैं, तो क्या हमको निमाड़ी बोलने में संकोच होता है, या हमारी मातृभाषा जो हमारी है उसको बोलने में काय का वो? एक तरफ तो हम महेश्वर से इतना बड़ा वो उठा रहे हैं कि हमारी भाषा को भाषा का दर्जा दिया जाए निमाड़ी को, तो उसके लिए बराबर प्रयास करने के साथ साथ हमको बोलना भी जरूरी है रूटीन में। बिल्कुल। तो ये प्रण करें कि हम जब भी मिलेंगे निमाड़ी में ही बोलेंगे। नहीं, अगला व्याख्यान में निमाड़ी में होगा तो निखर निमाड़ी बोलो। वो निमाड़ी सबसे सुंदर, सरल और मीठी भाषा छे, अगर करपी निमाड़ी या करपी बुहानी मालवी छोड़ दो तो नहीं ना, समझ में आवा निमाड़ी। प्रयास करा कि जब भी मिला निमाड़ी में बोला और निमाड़ी भाषा का आगे बढ़ाने को प्रयास करा। सबसे पहले तो मतलब अपना बच्चा न कभी थोड़ी थोड़ी निमाड़ी आनी चाहिए, नहीं ज्यादा तो कोई बात नहीं, कम से कम काम चलाओ निमाड़ी तो बहू बेटी बेटा सबका आनी चाहिए, भले वो विदेश में जाए या कहीं पर भी रहे। पक्का। तो बीच में बोलिए कल ये क्षमा प्रार्थी, बहुत अच्छा हुआ आपको प्रोग्राम।
आज के सभी अध्यक्ष आभार के पात्र हैं। सभी वक्ता भी बहुत ही अच्छा दिया है आप लोगों ने ज्ञान, और परिवार में हम अपनी भाषा को विशेष महत्व देंगे और ऐसे ही मिल मिल के आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरदा इकाई से रजनी जी, हमारी इंदौर की इकाई अध्यक्ष वीणा जी ने इससे पहल की अपनी बोली के बारे में, मतलब अब मैं निमाड़ी पे आती हूँ कि अपनी बोली के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा अभियान चलाया। तो इन साल उन्होंने एक कंपटीशन रखी थी, प्रतियोगिता रखी थी कि हमारी बोली हमारो अभिमान। लेकिन जब हमने यह मतलब वहाँ रखी, अभिनव कला समाज में रखी थी और वहाँ सब जोन आया था और बहुत अच्छा रहा। लेकिन हमको निराशा जब हुई जब प्रतिभागी लोग कम था, बच्चा उन कम था। लेकिन जितना भी बच्चा बोलिया निमाड़ी में इतो बढ़िया इतो सुंदर बोलिया, और हम लोग ने भी भाषण दिया पूरा निमाड़ी में और वातावरण पूरा निमाड़ी में हुई और बहुत सुंदर लगे और कोई हिचक नहीं, कुछ नहीं, कोई हेजिटेशन कुछ भी नहीं। तो असो हम जो वीणा दीदी ने पहल करी असा अरु इकाई अध्यक्ष भी पहल करी सके। तो असो में लगी रही कि शायद करना चाहिए हर साल इस तरह की बात, ताकि बच्चा न कभी निमाड़ी आवो। नहीं ना, एक बार पहल भी रही हमारी बहन का द्वारा, बड़ी बहन का द्वारा उन कठोपनिषद को पूरा निमाड़ी अनुवाद करो, ऋग्वेद की कई न को निमाड़ी अनुवाद करो, तो निमाड़ी में हमारो साहित्य बढ़ा। जी जी, हाँ भी अभी लिखी रहे सत्यनारायण कथा का निमाड़ी में लिखी रही पूरी। अरे वाह, हाँ तो बस हो गया। अब मैं महिला संगठन महामंत्री वीणा जी को भी बुलाना चाहती हूँ। वीणा जी, आप भी आके। हेलो वीणा जी, वीणा दीदी जी, धन्यवाद अनुया जी। क्या कर रही हो? प्रियंका जी म्यूट कर लीजिए। आप म्यूट रखिए प्रियंका जी। जी, मीनाक्षी जी बहुत साधुवाद की पात्र हैं आप। इतना अच्छा व्याख्यान दिया आपने। शुरुआत की संस्कारों की परिभाषा से। हम संस्कार तो बहुत करते हैं, पर उसकी एक्चुअल जो परिभाषा थी वो आपने समझाई। और सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि आपने कहा कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है बच्चे में संस्कार डालना। हम हमेशा सिर्फ माँ को दोष देते हैं कि माँ ने क्या सिखाया, और ये चला आ रहा है। ये इसके लिए हम कहेंगे कि एक परंपरा सी बन गई है कि माँ ने क्या सिखाया, उससे हम बच नहीं सकते। लेकिन आपने जो कहा, मुझे लगता है कि जन जन तक आपकी बात पहुंचनी चाहिए कि हर परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी है बालकों में संस्कार डालने की। और हम जो ये न्यूट्रिशन दे रहे हैं एक्स्ट्रा महिला संगठन की तरफ से, तो आपके मार्गदर्शन में हम पूरी कोशिश करेंगे कि माल न्यूट्रिशन ना हो बच्चों में। और जो अब तक की जो कमियां हुई हैं हमारी जनरेशन्स के माध्यम से कहें, या तो कि कुछ अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तरफ ज्यादा फोकस करने की वजह से हम इधर से हट गए हैं। तो अब उसकी भरपाई हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपका मार्गदर्शन रहेगा, आदरणीय सरिता दीदी का साथ रहेगा, तो पूरी भरपूर कोशिश करेंगे हम सभी। मैं ये कहती हूँ कि कॉम्पिटिशन्स की जो हम बात कर रहे हैं ना जी, कबीर पढ़ते, निराला पढ़ते, तुलसीदास को पढ़ते हुए दीदी ने पीसीएस निकाली। एक मनोज श्रीवास्तव जी है जो अभी वो थे संयुक्त सचिव के रूप में भी थे, और कई सारे डिपार्टमेंट से आप लोग परिचित होंगे। उनको मनोज दादा बोलती हूँ मैं। हाँ, मनोज दादा बोलती हूँ। तो दादा ने तो रामचरितमानस को ही रटते रटते आईएएस क्लियर की। तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय साहित्य ऐसा है या हमारा जो ये संस्कारों वाली चैनल ऐसी है कि जिससे हम बड़ी पोस्ट नहीं पा सकते। बिल्कुल। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये चीजें अमान्य है। मैं दादा को मैं यही पूछती हूँ कि दादा रामचरितमानस, तो बोले बेटा बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो एक एक चौपाई पर उन्होंने एक एक ग्रंथ लिखा है जी। तो रहता है, बन सकते हैं। हमने देखिए, हम होते हैं जो अपनी चीज का अवमूल्यन करते हैं, हम होते हैं जो किसी दूसरी चीज को हम बहुत ज्यादा
ऊंचा उठा देते हैं। जी बिल्कुल 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 ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही है। जो गैप आया है वो हमारी ही तरफ से हुआ है, तो अब उसकी भरपाई हमको करना है। तो बहुत बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। और सरिता दीदी आपका भी धन्यवाद मीनाक्षी जी को आमंत्रित करने के लिए। तो आज का कार्यक्रम हम समापन की तरफ ले जाते हैं और सबको भोजन भी करना होगा, रात्रि भोजन के लिए समय हो गया है। मैं बार बार सब बहनों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सबसे ज्यादा सरिता पारे जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सबको एक मंच पे यहाँ लाकर इकट्ठा किया। और शकुंतला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा बोली, सभी लोग बहुत अच्छा। धन्यवाद। मीनाक्षी जी आपसे तो बार बार हमारा मिलना होगा, अब हम छोड़ेंगे नहीं, हर मंच पे आना चाहिए बस। आपके जैसे प्रकृति पंडित का बच्चे तो हमारे लिए सीखने जैसा है, हमारे लिए सीखने जैसा है। तो बस आप लोग का स्नेह बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदे।